महल में वापस आकर लेथेल पढ़ाई करने चला गया। जब अंधेरा हो गया तो अकना उसके दफ्तर में दाखिल हुई। आसपास की नौकरानियां जाहिर है जानती थीं कि वे क्या कर रही हैं। शाम को जब घड़ी में 12 बजने को हुए तो लेथेल ने अकना को गले लगाया और अपने कार्यालय में रखे बिस्तर पर लेट गया। अकना ने भी उसे गले लगाया और धीरे से कहा, युवा मास्टर, आपके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वर्तमान सीमा को तोड़ सकता हूं और 80 के स्तर तक पहुंच सकता हूं। सच में। लेथेल ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने नहीं सोचा था कि अकना इतनी जल्दी अपनी शक्ति बढ़ा सकती है। अकना जितना मजबूत होगा वह उतना ही सुरक्षित होगा। ओह, जब तक मैं अपनी वर्तमान सीमा को पार कर 80वें स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वाह, मेरा अकना बहुत मजबूत है। लेथेल ने हंसते हुए उसके सिर पर थपथपाया। अकना को भी लेथेल के हाथ अच्छे लगते थे। उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं होती थी। इसके विपरीत वह तो बस यही चाहती थी कि वह हमेशा उसे लाड़ प्यार करे और दुलार करे। अचानक अकना को कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, युवा स्वामी, आप रानी से मिल सकते हैं। हे, सचमुच? लेथेल ने खुश होकर पूछा। हालांकि अकना ने आगे कहा, रानी कई कामों में व्यस्त हैं, इसलिए आपके लिए उनसे मिलने का सबसे अच्छा तरीका सीधे हॉल ऑफ लाइट में जाना है। हे, वह कहाँ है? लेथेल ने उलझन में पूछा। हर सप्ताहांत महारानी साम्राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए शाही परिवार के उच्च पदस्थ लोगों से मिलने वहां जाएंगी। कल रविवार है और आपकी मां ने आपको उस सम्मेलन में भाग लेने का मौका भी दिया है। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए। अगर रानी नाराज हो गई तो मुझे डर है, अकना ने चिंतित होकर कहा। वास्तव में अकना ने नहीं सोचा था कि राइन लेथल को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि राइन को ऐसा लगता था। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो राइन भी लेथल को पसंद करता था। बस अकना को चिंता थी कि साम्राज्य और शाही परिवार के अन्य अधिकारी उसे पसंद नहीं करेंगे। आखिरकार लेथेल ने जो किया वह बहुत ही चकाचौंध भरा था और इसके अलावा साम्राज्य के भीतर अन्य राज्यों और संगठनों के जासूस भी थे। यदि वे लेथेल पर नजर रखेंगे तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी और उसे खतरा भी हो सकता है। लेकिन अकना भी उसकी योजनाओं को धीमा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अंततः राइन से कहा कि वह रानी से मिलना चाहता है। लेथेल मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। अकना, धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अकना ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने इस बारे में सिर्फ मास्टर से बात की थी। मास्टर ही वो हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद की। लेथेल ने और कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके होठों को चूमा। अकना ने भी जवाब दिया और दोनों एक दूसरे की मिठास में डूब गए। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए और अचानक अकना ने पूछा, युवा स्वामी, क्या आप लिलिथ और रोलेन से नाराज हैं? लेथेल को अजीब लगा और उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बस आपके सच्चे विचार जानना चाहता हूँ, युवा मास्टर। लेथेल ने आह भरी, एक पल सोचा और फिर कहा, वास्तव में मैं भी नाराज नहीं हूँ। इसके विपरीत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने एलेक्स को बचा लिया, इससे पहले कि मैं उसे मारने का फैसला करता। हे, तुम्हारा क्या मतलब है? लेथेल ने आगे कहा, एलेक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह दुनिया की इच्छा का बच्चा लगता है। अगर वह खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाता है तो वह आसानी से उससे उबर जाता है। हालांकि मेरी योजना में कोई खामी नहीं थी, फिर भी मैं वास्तव में बहुत चिंतित था, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो वह पलटवार कर सकता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए, उसके पीछे भी एक दानव राजा है। भले ही मैंने लिलिथ को उस भयानक अस्तित्व पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन अगर दानव राजा वास्तव में प्रकट हुआ तो मुझे डर है कि हम सभी मर जाएंगे। इसलिए सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं मार सकता। अकना समझ गई कि लेथेल क्या कह रहा था। उसने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे तुम पर विश्वास है, लेथेल। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक लिलिथ और रोलेन की बात है, मैं वास्तव में उनसे नाराज नहीं हूँ। खास तौर पर रोलेन, वह लड़की एलेक्स का समर्थन करने वाले संगठन से आई लगती है। यह एक रहस्यमय और विशाल संगठन है और जाहिर है कि वह उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि एलेक्स की हालत के कारण रोलेन को कोई परेशानी न हो। चिंता मत करो, मैंने रोलेन को अपना खून पीने दिया है, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। लेथेल मुस्कुराया और वह भी भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि रोलेन उसका खून पीने के बाद आधा पिशाच नहीं बन गया। जब वह किसी का खून पिएगा तभी रक्त अनुबंध स्थापित होगा। उस समय जिस व्यक्ति का खून उसने पिया है वह आधा पिशाच बन जाएगा। अकना ने सिर हिलाया और कहा, तो अगर वे आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें वापस भेज देंगे या उन्हें स्वीकार करेंगे? ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लिलिथ और रोलेन वापस आएंगे। मैं बस एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहा था जो घटित हो सकती है, युवा मास्टर। लेथेल ने अकना की ओर देखा, फिर आह भरते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। हालांकि शायद मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं उनके खिलाफ अपनी सुरक्षा बनाए रखूंगा। वैसे भी हमें ठीक से नहीं पता कि वे वापस क्यों आए। मुझे ये भी नहीं पता कि वे हमारे प्रति वफादार हैं या नहीं। इससे भी बुरी बात यह है कि मैंने सोचा था कि वे एलेक्स से संपर्क करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई साजिश रचेंगे। अकना ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, युवा स्वामी। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ, बिल्कुल, जब ये खतरनाक हो तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर भाग न जाओ। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो उनके दिल में कोई अजीब सा विचार चल रहा हो। अल्पविराम। लाठेल से मिली खुशी का आनंद लेने के बाद अकना कार्यालय से बाहर निकल गई और दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही अकना ने दरवाजा खोला, उत्साह से भरी आवाज गूंजी, लिलिथ, नहीं, ऐसा मत करो। ओह, वाह, तुम्हारा तो मेरे से भी बड़ा है। कितना अनुचित है, तुम इस हथियार का उपयोग लेथेल को लुभाने के लिए करना चाहते हो। इसे मत दबाओ, मत, इसे मत छुओ, अकना, आप क्या फालतू कर रहे हैं? अकना की आवाज सुनकर लिलिथ ने मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से रोलेन को छोड़ दिया। इस समय रोलेन थकी हुई लग रही थी, वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी जबकि उसके दोनों बड़े पहाड़ हिंसक रूप से कांप रहे थे। हे, लिलिथ शर्म से मुस्कुराई, मैं बस ये देख रही थी कि उसका शरीर लेथेल की सेवा करने के योग्य है या नहीं। ये सुनकर अकना ने मुंह से कुढ़ा, फिर आह भरते हुए कहा, तुम कब वापस आए? जब से मैंने तुम्हें और लेथेल को ऐसा करते सुना है। लिलिथ मुस्कुराई और बोली, मैं कब तुम्हारी तरह हो जाऊंगी, उस बड़ी चीज को लगातार अंदर चुभते हुए महसूस करूंगी। मुझे बताओ कि मैं कैसे चिल्लाऊं ताकि लेथेल रुक न जाए। अकना, लिलिथ, ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो कि लेथेल तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दे, है ना? लिलिथ तुरंत अकना के पैरों के पास आए और उसके पैरों को गले लगाते हुए बोली, अकना, ऐसा मत करो, हो।
दूर रहो। अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए लिलिथ को दूर धकेल दिया। एलेक की वर्तमान स्थिति क्या है? लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अब वह केवल मौत का इंतजार कर सकता है। इसके अलावा, हे, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। पर अकना, ऐसा मत करो, हो। दूर रहो। अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए लिलिथ को दूर धकेल दिया। एलेक का, हम? क्या है? मैंने एलेक्स को मूर्ख बनाया। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि वह अपनी बीमारी के इलाज के लिए दवा लेने हेतु मुझे लेथिल के साथ सोने के लिए सहमत हो गया। अकना ने ये सुना और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सच? बेशक। लिलिथ ने रोलेन की ओर इशारा किया, मुस्कुराई और कहा, उसने रोलेन को भी मुक्त कर दिया ताकि वह लेथिल की सेवा कर सके। अकना ने आह भरते हुए कहा, मैं सचमुच उलझन में हूँ। ऐसे व्यक्ति को देवताओं का अनुग्रह क्यों प्राप्त होगा? मूर्ख, लालची, कामुक। जब तक लाभ है, वह तुम्हें और रोलेन को वस्तु में बदलने को तैयार है। उसकी तुलना में मेरा लेथल उससे 1000 गुना बेहतर है। ओए, ये हमारा लेथेल है, लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा। अकना ने अपना सिर हिलाया, ये शब्द इतनी जल्दी मत कहो। लेथेल अभी भी तुम्हें और रोलेन को स्वीकार नहीं कर सकता। वह पहले से भी ज्यादा तुमसे सावधान हो गया है। हे, क्यों? लिलिथ ने असमंजस से पूछा, उसका चेहरा असंतोष से भर गया। क्योंकि तुमने एलेक्स को बचाया। किसी भी मामले में एक सामान्य व्यक्ति के विचार जब वे तुम्हें एलेक्स को बचाते हुए देखते हैं, चाहे वे कितने भी दयालु क्यों न हो, वे तुम पर भरोसा करना जारी नहीं रख सकते। ये सुनकर लिलिथ जमीन पर बैठ गई, उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें छत की ओर देख रही थी और उसका शरीर अकड़ रहा था मानो पत्थर बन गया हो। अकना ने आह भरी। उसने रोलेन की ओर देखा, जो बिस्तर पर मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और बेहद आकर्षक लग रहा था। क्या आप वास्तव में यंग मास्टर के अधीनस्थ बनना चाहते हो? अचानक से पूछे जाने पर रोलेन ने जल्दी से अपना पहनावा ठीक किया, फिर उठकर बैठ गई और बोली, हाँ, क्योंकि मैं उसके करीब रह सकती हूँ और वह बहुत दयालु भी है। उसने मुझे ग्रिल मीट और केक दिया और उसने मुझे सोने के लिए एक साफ कमरा भी दिया। मेरे पास 20,000 सोने के सिक्के बचे हैं। क्या तुम मुझे यहाँ रहने में मदद कर सकते हो? मैं इसलिए वो 20,000 सोने के सिक्के दे दूंगा। मैं 1 महीने तक बिना वेतन के काम कर सकता हूँ। नहीं, मुझे 3 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा। जब तक आप मुझे यहाँ रहेंगे, यंग मास्टर के पास रहेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, यही काफी है। अकना ने रोले की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। वास्तव में वह ललित की अपेक्षा रोले को अधिक पसंद करती थी, क्योंकि उसमें एक प्रकार की मूर्खता और ईमानदारी थी, जिसके कारण लोग उसे ही गले लगाना चाहते थे। इसके अलावा रोलेन को देखकर अचानक उसे याद आया कि जब वह कैथरीन द्वारा स्थापित रहस्यमय हत्यारे टीम में शामिल हुई थी, उस समय वह और अन्य लोग भी अंधकार में रहते थे, केवल लगते और अनेक मिशनों को पूरा करना जानते थे। उसके हाथ खून से सने हुए थे और उस समय आश्चर्य हुआ कि क्या उसके जैसे गंदे व्यक्ति लतपथ के बगल में रहने के लायक है। हालांकि लेथिल ने फिर भी उसे स्वीकार कर लिया, भले ही उनकी स्थितियां बहुत भिन्न थीं। वह एक ड्यूक है, एक उच्च पदस्थ कुल, उसकी मां एक डचेस लगती है, लेकिन वास्तव में वह इस साम्राज्य की रानी है। लेकिन वह अभी भी उससे प्यार करती है और दूसरी क्या सोचेगी इसे लेकर बिना वह खुलेआम सभी को ये बात बताती है। इससे अपना का दिल इतना गर्म हो गया कि वह पिघल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने धरती पर उससे बदला लेने के लिए जो कुछ किया, वह उसकी सार्थकता थी। लगभग 100 वर्ष तक उसने जो कुछ सहन किया, वह सार्थक था। लंबे दर्द और थकान के बाद आखिरकार आसमान फिर से चमकने लगा। वह वास्तव में उसके साथ है। तो वह दुर्लभ मुस्कान जो केवल लेथेल ही देख सकती थी, अकना के चेहरे पर फिर से दिखाई दी। वापस स्वागत है NOVLBN.com पर लाटेस्ट नॉवल। हे, लिलिथ अब चौंक गया। वह वापस आ सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि तुम बहुत संदिग्ध हो। लिलिथ, ओए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिलिथ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम और मैं इतने करीब हैं, फिर भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। निष्पक्षता कहाँ है? न्याय कहाँ है? अकना, रोलेन, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने लिलिथ को देखा जो जमीन पर बैठी हुई फूट-फूट कर रो रही थी। अकना ने आह भरते हुए कहा, वह तुमसे ज्यादा ईमानदार है, तुम सब कुछ अपने विचारों के अनुसार करते हो। कभी-कभी तुम यह नहीं सोचते कि तुम जो कर रहे हो, उससे लेथिल को कोई खतरा होगा या नहीं। इसके अलावा रोलेन अलग है, वह स्मार्ट नहीं है। रोलेन, ओए, मैं सुन और समझ सकती हूँ कि तुमने अभी क्या कहा, मैं अभी भी यहाँ हूँ। रोलेन अपने दिल में जोर से चिल्लाई, हालांकि उसने उन शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं की। वह सच्ची है, अकना ने आगे कहा, वह एक सरल व्यक्ति है। युवा मास्टर लेथेल ने उसे ग्रिल्ड मीट और केक खिलाया और उसे सोने के लिए एक गर्म और आरामदायक जगह दी, जो उसके लिए उसके प्रति वफादार होने के लिए पर्याप्त था। तुम्हारा क्या हाल है? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने लेथेल को खतरे में डाल दिया है। लेकिन लिलिथ ने दर्द से मुंह बनाते हुए कहा, मैंने ये सिर्फ उसके भले के लिए किया है। उसकी क्षमता बहुत बढ़िया है, लेकिन वह थोड़ा सतर्क और बहुत डरपोक है। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तुमने उसकी मदद की, तो फिर वह तुमसे नफरत क्यों करता है और यह क्यों सोचता है कि तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? लिलिथ लड़खड़ा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अकना ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। लिलिथ, यह अच्छी बात है कि तुम उसकी मदद कर रही हो, लेकिन कम से कम तुम्हें उसकी भावनाओं और विचारों पर विचार करना होगा। यदि उसे यह पसंद नहीं है, तो आप अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे उसे सलाह देना या उसके साथ बातचीत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे फिर से खतरे में डालो, समझे? लिलिथ ने मुंह बनाया, जमीन पर स्थिर बैठी रही और थोड़ा सा सिर हिलाया। अकना ने लिलिथ की ओर देखा, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी जिसने उसे चौंका दिया। अंततः लिलिथ ने एक क्षण के लिए अपने होंठ बंद किए और कहा, मैं समझती हूँ, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उसे खतरा हो। ओह, तब अकना ने सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। रोलेन इस समय पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि लिलिथ एन्चेंटर टॉवर की 5वीं बड़ी थी, जो एक बहुत ही महान दर्जा था। यहाँ तक कि शाही परिवार को भी लिलिथ को देखकर झुकना पड़ता था। उसकी स्थिति इतनी प्रतिष्ठित थी कि अगर लिलिथ रानी कैथरीन से मिलती है, तो उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब लिलिथ को नौकरानी ने इतना डांटा कि वह रोने लगी। लिलिथ ने ये सब सहा और नौकरानी की बातें सुनी। अभी रोलेन के सिर में शक्ति का एक पिरामिड दिखाई दिया। पिरामिड के शीर्ष पर लेथेल है, फिर अकना, लिलिथ और अंत में रोलेन। रोलेन अचानक मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, हे। इसका मतलब है, मुझे बस अकना की बातें सुनने की जरूरत है।
इसके अलावा अगर मैं लेथिल के साथ सोऊंगा तो मेरी हैसियत निश्चित रूप से लिलित से ऊंची हो जाएगी। हा 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 हा, मैं बहुत होशियार हूँ। हा 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 हा। रोलेन को अचानक एक परिदृश्य का ख्याल आया जहां लिलित उसकी बात सुनेगी और एक नौकर की तरह उसका अनुसरण करेगी। ये संभावना इतनी उज्ज्वल थी कि रोलेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके मुंह में पानी आ गया। अकना और लिलित ने रोलेन की ओर देखा, जो एक पागल व्यक्ति की तरह मुस्कुरा रहा था और उलझन में था। अकना ने आह भरते हुए कहा, अभी तुम्हें लेथिल के सामने आने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर रुको, जब लेथिल तुमसे नाराज नहीं रहेगा तो तुम उसके पास आ सकती हो। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो एलेक्स के मरने तक प्रतीक्षा करें, तब आपके पास उसके साथ रहने का हर कारण होगा। ये सुनकर लिलित मुस्कुराई और बोली, हे, तो चिंता मत करो। मैं गारंटी देती हूँ कि 2 दिनों से भी कम समय में एलेक्स निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? अकना ने लिलित की ओर देखा, जिससे वह चौंक गई। हे, तुम्हारा क्या मतलब है? अकना ने आह भरते हुए कहा, एल एक मुख्य पात्र है और एक मुख्य पात्र इतनी आसानी से नहीं मर सकता। लेकिन उसे कौन बचाएगा? रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? अकना ने सिर हिलाया। हाँ, दानव भगवान। मुझे उस कुतिया और एलेक्स के बीच रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। लिलित चिल्लाई। आप ऐसा नहीं कर सकते। अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा, पुरुष नायक की नियति दुनिया की इच्छा से सुरक्षित है। अगर आप दुनिया की इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मुझे डर है। आप अब और अस्तित्व में नहीं रह सकते। लिलित चुपती हुई प्रतीत हुई, उसे रोने का मन हुआ, तो क्या मेरे लिए उसे इस तरह धोखा देना व्यर्थ है? आवश्यक रूप से नहीं। हे, लिलित तुरंत अकना के पास आ गई, उसके पैर को गले लगाते हुए, दूसरी बहन, मेरी मदद करो, मैं निश्चित रूप से अच्छा रहूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब अकना ने लिलित को देखा तो वह उसके पैर को पकड़कर रो रही थी। वह केवल आह भर सकती थी, मुझे पहले जाने दो। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पिछले जन्म में मैंने उसे खो दिया था, इस जन्म में मुझे उसे पाना ही होगा। अकना, ठीक है, एलेक्स ने तुम्हें लेथिल के साथ सोने की इजाजत दी है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? हे, तुम्हारा क्या मतलब है? लिलित चौंक गई और उसने अपना सिर उठाकर अकना की ओर देखा। अकना ने आगे कहा, यदि आप एलेक्स की अनुमति के बिना लेथिल के साथ सोते हैं तो ये देशद्रोह है। यदि आप उसे धोखा देते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया की इच्छा आपको माफ नहीं करेगी। हालांकि अगर आप एलेक्स की अनुमति से लेथिल के साथ सोते हैं तो यह उसकी मदद होगी, दुनिया की इच्छा आपका कुछ नहीं कर सकती। इसलिए चाहे एलेक्स जीवित रहे या मर जाए, इसका लेथिल के साथ सोने पर आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाह, लिलित को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसकी आंखों से 2 चमकते सितारों की तरह रोशनी निकल रही थी। धन्यवाद अकना। हा 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 हा। लिलित ने अकना को गले लगाया और लगातार उसके चेहरे को चूमा। अकना ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत लिलित को दूर धकेल दिया, थोड़ा शांत हो जाओ। भले ही तुम लेथिल के साथ सो सकती हो, लेकिन तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक लेथिल मुझसे नाराज नहीं हो जाता, फिर मैं सामने आऊंगी और धीरे धीरे उसका विश्वास फिर से हासिल करूंगी। लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा। अकना ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा आप, मुझे पता है। लिलित ने तुरंत अकना के शब्दों को बीच में रोका, मैं निश्चित रूप से अब लेथिल के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करूंगी, मैं उसकी भावनाओं का अधिक ध्यान रखूंगी। हे। इस समय अकना ने थोड़ा सिर हिलाया, तो आप लोग अस्थायी रूप से कहीं और रहने चले जाओ, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको वापस बुलाऊंगी। ठीक है, लिलित ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रोलेन ने भी थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह वास्तव में यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसने और लिलित ने लेथिल के साथ कुछ बहुत गलत किया है। इसीलिए उसने भी अकना की बात मान ली और अस्थायी रूप से दूसरी जगह भाग गई। माफ करना, अचानक रोलेन बोला, तुम इतने समय से क्या बात कर रहे थे? पुरुष प्रधान क्या होता है? दुनिया की इच्छा क्या है? ये सुनकर अकना और लिलित ने एक दूसरे को देखा, फिर रोलेन की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। लिलित रोलेन के पास आए, उसके सिर पर थपथपाया और कहा, ठीक है, तुम्हें ये बातें जानने की जरूरत नहीं है, मेरी मूर्ख लड़की। रोलेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। हाँ, आप बहुत होशियार हैं, इसीलिए आपको इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोलेन चिल्लाया, तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो, है ना? मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार। हा, अल्पविराम। अकना कमरे से निकलकर राइन के कमरे में चली गई। दस्तक दस्तक, अंदर आए। राइन की आवाज गूंजी और अकना ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। राक्षस जैसी मोटी औरत को देखकर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक बोली, मास्टर। राइन ने अकना को देखा और मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है कि आज क्या हुआ, क्या एलेक्स को भागने देना लेथिल की योजना थी? अकना ने सिर हिलाया। हाँ, युवा मास्टर ने कहा कि एलेक्स को दानव भगवान का संरक्षण प्राप्त है। अगर उसने उसे घेर लिया तो उसे डर था कि दानव भगवान प्रकट हो जाएंगे। उस समय हर कोई खतरे में होगा, वह हर किसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर राइन मुस्कुराए। मेरा बेटा हमेशा बहुत दयालु और देखभाल करने वाला होता है, वह हमेशा दूसरों की परवाह करता है, इससे मुझे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों का एहसास होता है। मैंने सुना है कि मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता है, क्या ये सच है? अधिक सटीक रूप से कहें तो वह रानी के रूप में मेरी पहचान से मिलना चाहता था। हाँ, अकना ने अपना सिर झुकाया और कहा, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर व्यवसाय को विकसित करने के लिए करोल नीलामी केंद्र और स्प्रिंग पैलेस के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। स्प्रिंग पैलेस। राइन कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, उसके शरीर पर जमा चर्बीदार मांस प्रत्येक सांस के साथ कांप रहा था, जिससे ये दृश्य देखने वाले को उबकाई आ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली मेज पर थपथपाई और थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, स्प्रिंग पैलेस इस साम्राज्य का सबसे बड़ा वेश्यालय है। भले ही यह एक वेश्यालय है, लेकिन उस वेश्यालय का मालिक टिनरिस बहुत अच्छा है। वह एक रॉयल सक्कुबस है जो दूसरों का ख्याल रखती है तथा वहां की वेश्याओं को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए अपने मुनाफे को कम करने को तैयार है। मैं लेथिल द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन करोल नीलामी केंद्र, क्या वह स्थान मेरे बेटे के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ? अचानक राइन की आवाज ठंडी हो गई और जानलेवा इरादे से भर गई। वह स्थान मूलतः साम्राज्य के लिए एक कांटा था, मैंने उसे अंदर से नष्ट करने के लिए वहां बहुत सारे अपराधियों को भेजा। हालांकि अगर लेथिल के पास कोई बेहतर तरीका है तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मिकोनिया ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने या उसे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से उसे इस दुनिया में रहने का पछतावा कराऊंगा।
लेथेल को कितने वित्त की आवश्यकता है? अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करना मालिक। युवा मालिक ने कहा कि वह वित्तीय मामलों का ध्यान रख सकता है। अगर उसके पास कमी होगी तो वह आपसे उधार ले लेगा। राइन ने थोड़ा सिर हिलाया, कोई बात नहीं। आखिरकार लेथेल भी एक आदमी है, सभी पुरुषों का अपना अहंकार होता है। अगर मैं लेथेल को बहुत ज्यादा पैसे देता रहूंगा तो इसका मतलब है कि मैं उसके अहंकार को कुचल रहा हूँ। अकना, तुमने कुछ लोगों को नीलामी केंद्र और स्प्रिंग पैलेस में घुसने के लिए तैयार किया था। भले ही तुम उसे सुरक्षित रख सकते हो, लेकिन तुम बदतर हालात को होने से नहीं रोक सकते। तो उन्हें मिकोनिया और टिनरिस को थोड़ा सा चेतावनी देनी चाहिए ताकि वे लेथेल की बात सुन सकें। अखना ने सिर हिलाया, हाँ मैं समझ गया, मैं ये कार्य अवश्य पूरा करूंगा। बहुत अच्छा। राइन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या लिलिथ वापस आ गई है? हाँ, वह रोलेन को अपने साथ वापस ले आई। ऐसा लगता है कि एलेक्स उतना अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वह मुरझाए हुए फूल रोग को ठीक करने के लिए दवा पाने के बदले में लिलिथ और रोलेन की पेशकश करने को तैयार है जिससे वह पीड़ित है। हाँ, राइन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या ऐसा व्यक्ति विश्व की इच्छा का पुत्र होने के योग्य है? मेरा बेटा उससे 100 गुना 1000 गुना बेहतर है, बस उसे थोड़ी किस्मत की कमी है। मास्टर, अकना अचानक बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका पीछा करूं? कोई जरूरत नहीं, वह साम्राज्य के क्षेत्र को छोड़ चुका है। हम अभी भी उसके पीछे के संगठन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं और विशेष रूप से उस भयानक अस्तित्व को। दानव भगवान। राइन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर लेथेल उसे भागने देता है तो लेथेल के पास निश्चित रूप से अपनी योजनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा निश्चित रूप से सफल होगा। और लिलिथ, उस पर थोड़ी देर नजर रखो, मुझे लगता है कि वह वास्तव में एलेक्स की तरफ है। अकना, ये सुनकर अकना को लिलिथ के लिए चिंता होने लगी। लोग लिलिथ को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन अकना उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि अपने पिछले जन्मों में वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उस पर भरोसा करता है, लेथेल सहित। आखिरकार उसकी स्थिति एक महिला प्रधान भूमिका की है और एक महिला प्रधान भूमिका को निश्चित रूप से पुरुष प्रधान भूमिका की सेवा करनी चाहिए, जो कि एलेक्स है। इसलिए राइन के लिए यह संदेह करना सामान्य है कि लिलिथ एलेक्स की तरफ है। मुझे मालूम है, अखना ने सिर हिलाकर कहा। इसके अलावा अगर लेथेल रानी के रूप में मेरी पहचान से परिचित होना चाहती है तो इस दुनिया को अब से मेरे बेटे को जानने दो। सभी प्रतिभाशाली लोग मेरे बेटे से डरें, अभिमानी लड़कियां पागल हो जाएं और मेरे बेटे की प्रशंसा करें। अकना, वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में वह चुप रह सकी और अपने आप से सोचने लगी, यह अच्छा है। कम से कम राइन को लेथेल की वाकई परवाह है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत अजीब है। ऐसा लगता है राइन के मन में लेथेल के लिए जो भावनाएं हैं वे माँ और बेटे के बीच की भावनाएं नहीं हैं। ठीक है, वैसे भी राइन और लेथेल खून के रिश्तेदार नहीं हैं, उनकी भावनाएं जो भी हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेथेल की जिंदगी अच्छी है तो सब कुछ ठीक है। अखना ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर आपका मतलब है? ये सही है, राइन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीनियस कांग्रेस यही वह समय है जब सभी जीनियस एकत्रित होते हैं। सबसे अधिक क्षमता वाला जीनियस डोरेक महाद्वीप के जीनियस एसोसिएशन का प्रमुख बन जाता है। मैं समझ गया, मैं यंग मास्टर को तैयारी करने दूंगा, अकना ने सम्मानपूर्वक कहा। ओह, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना, अगर उसे किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराना। राजकोष में अभी भी बहुत कुछ है, जब तक मेरा बेटा शक्तिशाली हो जाता है तब तक अगर मैं पूरा साम्राज्य भी बेच दूं तो मुझे मंजूर है। मास्टर, क्या ये ठीक रहेगा? अखना ने उलझन में पूछा। हाँ, राइन ने नाक सिकुड़ी, भौहें सिकुड़ी और कहा, मैंने उसके लिए ये साम्राज्य बनाया है। अगर वह चाहे तो मैं इस साम्राज्य को बेच भी सकता हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा सबसे महत्वपूर्ण है, समझती हो अकना? हाँ, मैं समझती हूँ। अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी यंग मास्टर की रक्षा करूंगी, अकना ने सिर झुकाकर कहा। बहुत अच्छा, राइन के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाकर अकना को जाने का संकेत दिया। अकना ने फिर सिर झुकाया और पीछे हट गई। बाहर अकना ने दालान में खिड़की से बाहर देखा। उसने 3 अर्धचंद्राकार चांद देखे जो 3 अलग अलग तरह की रोशनी बिखेर रहे थे और उसके दिल में अनगिनत विचार उभर आए। मुझे आशा है कि यंग मास्टर नाराज नहीं होंगे, आखिरकार वह हमेशा शांति चाहते हैं। अगर यंग मास्टर को पता चले कि राइन नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो रानी चाहती है कि वह जीनियस कांग्रेस में भाग ले तो मुझे डर है कि वह आपत्ति करेंगे। अकना ने आह भरी, उसे लगा कि उसे कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे लेथेल इसे आसानी से स्वीकार कर सके। मुझे अन्य प्रतिभाशाली लोगों की सारी जानकारी एकत्र करनी चाहिए ताकि लेथेल को पहले से पता चल जाए, फिर वह सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि अपनाना के पास कोई योजना थी, इसलिए वह तुरंत वहां से चली गई। कमरे में राइन ने भौहें सिकोड़ी, अपने स्पेस बैग से एक छोटा सा स्क्रॉल निकाला और जादू से उस पर कुछ शब्द लिखा। इसके बाद वह पुस्तक तुरंत उसके हाथ से गायब हो गई। राइन मुस्कुराई और बुदबुदाए, इस दुनिया को मेरे बेटे के सामने झुकना पड़ेगा। अल्पविराम। दूसरी ओर अमलेथ बिस्तर पर लेटी हुई थी और हौंफ रही थी, मानो उसने अभी अभी जोरदार व्यायाम किया हो। उसके शरीर पर पसीने की परतें उसके पतले रेशमी नाइटगाउन को भिगो रही थीं। सेम के आकार की पसीने की इकाइयां उसकी गर्दन से उसके 2 बर्फ सफेद पहाड़ों तक झुक रही थीं, जिससे वह इस समय भी आकर्षक लग रही थी। अमलेथ ने आह भरी और बुदबुदाया, आह, ये सजा नहीं है, ये स्वर्ग है, हा हा हा, बहुत बढ़िया, लेथल बहुत मजबूत है। हर बार जब वह किसी और के साथ ऐसा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ओह लेथेल, तुम्हारी वह चीज इतनी शक्तिशाली है जिसके अंदर विस्फोट हो जाता है। लेथेल, 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 ओह अमलेथ कराहिया, उसकी आवाज पंक्चर से भरी हुई थी मानो वह इच्छा की देवी हो। अमलेथ द्वारा लेथेल पर लगाए गए श्राप के बारे में थोड़ा याद रखें। पहले अगर वह बहुत अधिक काम करता था तो वह अंततः अमलेथ का गुलाम बन जाता था। हालांकि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अमलेथ ने लेथल का खून पी लिया। परिणामस्वरूप वह एक पिशाच बन गई। वास्तव में जो कोई भी लेथल का खून पीता है वह पिशाच नहीं बन सकता, लेकिन उसके शरीर पर अभिशाप के कारण अमलेथ एक पिशाच बन गया क्योंकि रक्त अनुबंध अभिशाप के माध्यम से निर्धारित किया गया था। इसीलिए जब भी लेथल ऐसा करेगा तो वह लेथल के साथ ऐसा कर रही होगी। दूसरों के लिए यह एक सजा थी, लेकिन अमलेथ के लिए यह एक तरह का इनाम था। बेशक उसे भी इसमें बहुत आनंद आया क्योंकि वह चाहती थी कि ऐसा हो। ये तो बस यह उससे अलग हुआ जैसा उसने सोचा था। हालांकि एक बात है जिससे अमलेथ चिंतित है, अभिशाप पलट गया है। अगर लेथल कई लोगों के साथ ऐसा करता है तो किसी समय लेथल का गुलाम बन जाएगा।
अम्लेत बिस्तर पर लेटी हुई, भरते हुए, भौहें सिकोड़ते हुए। उसे लगा जैसे वह पिछले जन्म की तरह लेथल को अपनी संभावनाओं में नहीं पकड़ सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इमलेत ने दरवाजे पर सुनी और तुरंत असहज महसूस किया, हालांकि उसके दरवाजे पर केवल एक ही व्यक्ति सुन रहा था, मेरिल। अंदर जाओ। कमरे का दरवाजा खुल गया। मेरिल ने देखा कि अम्लेत बिस्तर पर लेटी हुई है, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि अम्लेत का अपने शरीर को ढकने का कोई इरादा नहीं था। मेरिल के चेहरे पर भी कोई अन्य भाव नहीं थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मास्टर, महारानी का पत्र है। क्या? अम्लेत ने भौहें सिकोड़ी और उठकर बैठ गया। मेरिल जल्दी से एक छोटा सा स्क्रॉल अम्लेत के पास ले आई। अम्लेत ने स्क्रॉल लिया और उसे खोला। ऊपर लिखी सामग्री देखकर वह भौंचक्का रह गया। यह क्या बकवास है? ये दुष्ट आखिर क्या करने की योजना बना रहा है? जीनियस कांग्रेस 1 महीने में शुरू नहीं हो रही है, तो फिर वह इसे 2 दिन में आयोजित करने की योजना क्यों बना रही है? इंतजार। इमलेत को अचानक एक बात याद आई जिसने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उस विकृत व्यक्तित्व के साथ उसने निश्चित रूप से ये सब कुछ बिना वजह नहीं किया। क्या ये हो सकता है? इसका लेथिल से कुछ संबंध है। लानत है, निश्चित रूप से ऐसा है। वह लड़की जीनियस कांग्रेस को लेथिल के प्रदर्शन के लिए एक मंच में बदलना चाहती है। वह कुतिया और बिगड़ल लड़की चाहती है कि लेथिल उसकी सराहना करे और उससे प्यार करे, इसीलिए उसने ऐसा किया। नहीं, मैं स्थिर नहीं बैठ सकता, मुझे अभिनय करना होगा। मेरिल, एक विशेष उपहार तैयार करो, मैं अपने आदमी से मिलना चाहती हूँ। हाँ, मेरिल ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं युवा मास्टर को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी। मेरिल के बोलने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई। इमलेत ने अपने अंगूठे को हल्के से काटा, उसका चेहरा बेचैनी और गंभीरता से भर गया। कैथरीन, मेरे पिछले जीवन में मैं तुम्हें एक बार मार सकता था, इस जीवन में मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। NOVL.com पर शीर्ष नॉवल अपडेट। मेरे पिछले जन्म में लेथिल मेरा था, इस जन्म में वह मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। उसे मुझसे दूर ले जाने की हिम्मत मत करना। अल्पविराम। किसी दूसरी जगह एक छोटे से कमरे में एक छोटी लड़की जो भिखारी जैसी दिख रही थी, खिड़की के पास बैठी थी, अपने पैरों को हिलाते हुए आकाश में लटके 3 अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं को देख रही थी। डोरोथी, हमारे पास रानी कैथरीन का एक पत्र है। उसके पीछे से एक मर्दाना आवाज गूंजी। डोरान ने डोरोथी की ओर देखा, उसके शब्दों में चिंता और डर झलक रहा था। क्या ये पत्र रानी की ओर से भेजा गया था? डोरोथी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके ठीक बाद डोरान के हाथ में रखा स्क्रॉल अचानक डोरोथी के हाथ में आ गया। अंदर का सामान देखकर वह जोर से हंस पड़ी। हा, कितना दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि इस प्रतिभाशाली कांग्रेस में निश्चित रूप से कुछ बहुत दिलचस्प होगा। डोरन, इस प्रतिभाशाली कांग्रेस को तुम्हें मुझे लाना होगा। डोरान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता, मुझे अपने पिता से उनकी राय लेनी होगी। हाँ, डोरोथी ने घृणा से कहा, यह बेकार है, क्या तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? डोरन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर वह अपना पुराना व्यक्तित्व जारी रखता तो मुझे डर है कि वह डोरोथी के चेहरे पर मुक्का मार देता। लेकिन जब इमलेत ने उसके चारों हाथ पैर तोड़ दिए और उसे सड़क पर फेंक दिया, तब उसे एहसास हुआ कि डोरोथी वास्तव में एक बहुत ही भयानक अस्तित्व थी। अब वह उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जब भी वह उससे बात करता तो उसे चिंता और डर महसूस होता था। हालांकि अब वह ठीक हो चुका था, फिर भी वह समय नहीं भूल पाया जब वह ठीक हो रहा था। उस समय, ठीक है, वह वास्तव में याद नहीं करना चाहता था। हर बार जब वह उस याद को याद करता है तो उसे इतना डर लगता है कि उसका पूरा शरीर कांप उठता है। यह विश्वास करना कठिन है कि एक बड़ा आदमी अब एक छोटी लड़की से डरता है जो लगभग 10 साल की लगती है। माफ करना, डोरन ने हकलाते हुए लिखा, दरअसल ये जीनियस कांग्रेस में भाग लेने के लिए स्लॉट बहुत कम है और उनकी बहुत सख्ती से जांच की जाती है। हमारे परिवार में केवल 2 स्लॉट हैं, एक स्लॉट मेरा है, दूसरा स्लॉट। मुझे परवाह नहीं है, डोरोथी ने कहा, तुम अपने पिता से कहो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जीनियस कांग्रेस में चलो, नहीं तो। हाँ, हालांकि डोरोथी ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, लेकिन डोरान को यह भी पता था कि अगर वह जीनियस कांग्रेस में नहीं जाएगी तो उसका अंत बहुत दुखद होगा। ठीक है, मैं अपने पिता को मना लूंगा। मनाना? डोरोथी अचानक बोल पड़ी, उसकी आवाज बर्फीले पहाड़ की तरह थी। मैं घोषणा कर रही हूँ, मुझे उसे मनाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसे बताओ कि मुझे जीनियस कांग्रेस में जाना है, यह मेरी घोषणा है। हाँ, मैं समझ गया। डोरान घबरा गया, उसे लगा कि डोरोथी शैतान जैसा है। चले जाओ। हाँ, डोरान जल्दी से बाहर निकला, उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता डोरोथी को जीनियस कांग्रेस में ले जाने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर नहीं, डोरोथी बैठी आकाश की ओर देख रही थी, उसका चेहरा घुंघराले और उलझे हुए बालों से छिपा हुआ था और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। हा, ये दुनिया और भी दिलचस्प होने लगी है। हा। किसी अन्य स्थान पर लुमिए चर्च, एक भव्य और शानदार कमरे में एक आदमी खिड़कियों के पास बैठा बाहर की ओर देख रहा था। उनका चेहरा बेहद खूबसूरत था, किसी हॉलीवुड अभिनेत्री जैसा, और कोई भी साधारण महिला उन्हें देखकर उभरी हो। उसने सफेद तेंदुए जैसी शर्ट पहनी थी और उसके शरीर से एक सफेद आभा निकल रही थी, जैसे कोई देवदूत धरती पर उतर रहा हो। पवित्र पुत्र, अचानक उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। इतनी रात को, क्या तुम मुझसे किसी काम से मिलने आए हो? उसकी आवाज आरामदायक और सौम्यता से भरी हुई थी, जिससे पूरे तेंदुए की शर्ट महिला शर्मा गई और उसकी दिल की धड़कन से धड़कने लगा। मैं रानी कैथरीन ने आपको एक पत्र भेजा है, पवित्र पुत्र। युवक मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट ने घुटनों के बल बैठी महिला के दिल की धड़कनें और तेज कर दी। उसकी मुस्कुराहट ठंडे सर्दियों के दिनों के सूरज की तरह थी और उसकी आंखें 2 चमकते सितारों की तरह थीं, जो दूसरों को मोहित कर देती थीं। यदि लॉरा यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से इस युवक को पहचान लेती, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उससे लाफियन को रिहा करने के लिए कहा था। वह वही व्यक्ति था जो चाहता था कि लॉरा उसके चर्च में शामिल हो जाए और युद्ध की युवती बने। वह लुमिया चर्च के पवित्र पुत्र इकारिस हैं। इकारिस ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका हर हाव भाव बेहद साफ सुथरा और सुंदर था, उसकी आभा ऐसी थी जैसे कोई देवदूत धरती पर उतर आया हो, जिससे हर कोई खुद को सचेत महसूस कर रहा था। क्या आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे कि अंदर क्या है? इकारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। सफेद वस्त्र वाली महिला ने यह सुना और प्रसन्नतापूर्वक बोली, यह मेरा सम्मान है, पवित्र पुत्र। पत्र के अनुसार रानी कैथरीन 2 दिनों में जीनियस कांग्रेस आयोजित करना चाहती हैं। कारण यह है कि दानव भगवान की उपस्थिति ने सभी को सील की दृढ़ता से भयभीत कर दिया है।
यही कारण है कि रानी कैथरीन जल्दी से जीनियस की कांग्रेस का आयोजन करना चाहती है। अन्य प्रतिभाओं का नेतृत्व करने में सक्षम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को खोजने के बाद सभी को सील को फिर से सीखने और मजबूत करने के लिए कालकोठरी में लाया जाएगा। ये सुनकर इकारिस ने भौहें सिकोड़ी, फिर थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है इन दिनों दुनिया इतनी शांतिपूर्ण नहीं है। दानव भगवान प्रकट हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि अराजकता का युग आ रहा है। हाँ, सफेद तेंदुए की पोशाक वाली महिला ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। नहीं, पवित्र पुत्र निश्चित रूप से नेता बनेंगे और अन्य प्रतिभाओं का नेतृत्व करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति भी। ये सुनकर इकारिस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह थी जिसने महिला के दिल की धड़कन को एक बार फिर तेज कर दिया। हा, मेरे बारे में बहुत अच्छा मत सोचो। मैं वास्तव में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। नहीं, वह महिला तुरंत बोली, पवित्र पुत्र, आप इस दुनिया में सबसे अच्छे आदमी हैं। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो इस दुनिया में आप ही एकमात्र असली आदमी हैं। अन्य लोग तो बस कूड़ा हैं। पवित्र पुत्र, तुम ईश्वर का प्रकाश हो, वसंत की देवी की सांस हो। ठीक है, उस महिला से अपनी प्रशंसा सुनकर इकारिस को बहुत संतुष्टि हुई। हमारे चर्च में कितने स्थान हैं? पवित्र पुत्र, हमारे पास 4 स्लॉट हैं, जिनमें से आपके और पवित्र मेडेन के स्लॉट कभी नहीं बदलते। शेष 2 स्लॉट के लिए हम, क्या बात है? इकारिस ने उलझन से पूछा। महिला ने झिझकते हुए कहा, शेष 2 स्लॉट। एक स्लॉट पवित्र युवती की नौकरानी के लिए है और अन्य एक स्लॉट लाफियन के लिए है। लाफियन, लड़की को लौरा ने करोल साम्राज्य में कैद कर रखा है ना? इकारिस का प्रश्न सुनकर महिला ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे क्या समझाना है। माफ करना पवित्र बेटा, हमने लौरा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने अभी भी अपना मन नहीं बदला है। उसने कहा कि जब तक लेथेल सहमत नहीं होता, वह लाफियन को रिहा नहीं करेगी। लेथेल, इकारिस ने ये नाम सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिख रही थी। उसकी बेचैनी देखकर घुटनों के बल बैठी महिला ने तुरंत अपना सिर जमीन पर रख दिया और आदरपूर्वक कहा, पवित्र पुत्र, कृपया नाराज न हो। मुझे लेथेल नाम के उस आदमी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। इकारिस ने कहा। घुटनों के बल बैठी महिला ने तुरंत उत्तर दिया, आदरणीय पवित्र पुत्र, मैंने लेथेल नाम के उस युवक की जांच कर ली है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एक छोटा सा पत्र निकाला और उसे आदरपूर्वक भेंट किया। इकारिस ने भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ बाहर फेंका। उस महिला के हाथ में जो स्क्रॉल था वह तुरंत उसके हाथ में आ गया। उसने पुस्तक को खोलकर देखा और एक क्षण बाद वह अत्यंत ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जानलेवा इरादा और एक प्रकार का मनोरंजन था, जैसे कोई पिंजरे में बंद जानवर को देख रहा हो। ऐसा लगता है मुझे इस युवक से एक बार मिलना चाहिए, इकारिस ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे पता है, उसने घुटनों के बल बैठी महिला से कहा, जाओ गाड़ी तैयार करो, मैं पवित्र युवती के साथ करोल साम्राज्य जाऊंगा। यह घुटनों के बल बैठी महिला थोड़ा कांप उठी। पवित्र युवती, वह सुबह सुबह ही चली गई जैसे ही उसे रानी कैथरीन से नोटिस मिला। इकारिस ने आह भरी, पवित्र पुत्र, कृपया शांत हो जाओ। पवित्र युवती शायद थोड़ी शर्मीली है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। घुटनों के बल बैठी महिला ने जल्दी से समझाया, मैं कोई जरूरत नहीं। इकारिस मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूँ। आखिरकार अंतिम गंतव्य करोल साम्राज्य है, हमें एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। महिला ने इकारिस की कोमल मुस्कान देखी और शर्मा गई, अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ मैं समझती हूँ। महिला ने बोलना समाप्त किया और कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाकर उसने गुस्से से कहा, पवित्र युवती, उसका पद थोड़ा ऊंचा है और उसकी प्रतिभा दूसरों से थोड़ी बेहतर है। यदि वह पवित्र पुत्र जैसे परिपूर्ण व्यक्ति को अस्वीकार करने का साहस करती है तो ऐसा लगता है वह बहुत घमंडी है। पवित्र युवती, पवित्र पुत्र के इस महाद्वीप के प्रतिभाशाली नेता बनने की प्रतीक्षा करो। उस समय भले ही तुम्हें इसका पछतावा हो, तुम उसकी स्त्री नहीं बन पाओगी। सफेद वस्त्र पहने महिला आत्मविश्वास से मुस्कुराई। उसे याद आया जब इकारिस ने उसे देखकर मुस्कुराया था और उसे शर्मसार कर दिया था। कमरे के अंदर इकारिस ने अपने सामने की जगह को देखकर भौहें सिकोड़ी। वहां कुछ भी नहीं था, हालांकि सिर्फ इसलिए कि लोग कुछ नहीं देख सकते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी कुछ नहीं देख सकता था। उसने देखा कि उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आ गई है, जिसके ऊपर एक अधिसूचना जैसी कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। डिंग, अगला मिशन, अपनी प्रतिभा और समझ के साथ अन्य सभी प्रतिभाशाली लोगों के सामने झुकना। आपको रानी कैथरीन का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित करना चाहिए और जीनियस कांग्रेस चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। डिंग, सिस्टम आपकी उपलब्धियों और मिशन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा और आपको उचित पुरस्कार देगा। इकारिस ने अपने सामने लगे नोटिस बोर्ड को देखा और उत्साह से मुस्कुराया, रानी कैथरीन, मेरी हरम सूची में एक और महिला जुड़ जाएगी। नोबलबन.com पर नए उपन्यास अध्याय देखें। मुझे आशा है तुम्हारा सौंदर्य मुझे आकर्षित करेगा, कैथरीन। अल्पविराम। भूत प्रेत के जंगल में वापस आकर एलेक्स पेड़ के भरोसे लेट गया और बहुत थक गया, सांस लेने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर खून से लथपथ होकर भरा हुआ था। खून और मवाद के मिल जाने से बहुत ही भयानक दुर्गंध आ रही थी। एलेक्स ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, लिलिथ, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। एलेक्स ने बीमारी की प्रगति को धीमा करने के लिए ब्लैक रोज फ्लेम्स का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि अपनी क्षमता के साथ ब्लैक रोज फ्लेम्स के बिना भी वह लगभग 7 से 10 दिनों तक टिक सकते हैं। हालांकि बीमारी की प्रगति को रोकने के लिए ब्लैक रोज फ्लेम का उपयोग करने के बाद हालांकि उन्हें थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद दर्द और भी बुरा हो गया। रोग और भी अधिक गंभीर हो गया, इतना गंभीर कि उसके शरीर पर पहले से मौजूद सबसे छोटे और कमजोर रोगाणु भी उसे मार सकते थे। यदि लिलिथ यहाँ होती है तो वह निश्चित रूप से उसे मूर्खता के लिए दंतती है। अचानक से एक मानव जैसा प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी लगभग 2 मीटर लंबा था, उसका शरीर मांसल था, लंबे पीले बाल थे और चेहरा एक सामान्य स्त्री जैसा था। तुम कौन हो? एलेक्स डर कर चिल्लाया। उसने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका क्योंकि उसका शरीर थक चुका था। इस समय तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लग तो दूर की बात थी। मैं साकी हूँ, साकूत की माँ। एलेक्स ने उस अजनबी महिला को देखा और कहा, उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था, लतनत है। हाँ, तुम सब एक जैसी हो, तुम सब विकृत हो, खतरे में हो। एलेक्स ने हौंकते हुए कहा कि वह डूबने वाला हो। साकी ने एलेक्स को देखा और भौहें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर अवमानना के भाव थे। तुमने मेरे बेटे को मार डाला है ना?
ये सुनकर एलेक्स तुरंत तिरस्कारपूर्वक हंसा। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, वह कमाना। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चाकू मारा, उसने। क्या तुम कारण जानना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे पास आओ, मैं ऐसा करूंगा। हाँ, साकी ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम मुझे निराश हो? इसलिए देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि तुम एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित हो। अगर मैं करीब आऊंगा तो तुम मुझे संक्रमित करोगे। हालांकि तुम बहुत सहज लग रहे हो। जब तक मैं तुम्हारे चारों ओर एक जादुई संरचना बनाऊंगा और इस स्थान को छिपाऊंगा, तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ, चिंता मत करो, तुम मरते दम तक उस आराम को सहन कर सकते हो। एलेक्स ये सुनकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि साकी इतनी जल्दी अपनी बीमारी का पता लगा लेगी। वह ये भी मानती है कि उसे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण तरीकों से कैसे मरना है। कमीने, तुम अपने बेटे जैसे हो, तुम दोनों बिगड़ैल हो। मुझे जिंदा मत छोड़ो, वरना मैं। हा 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 हा, साकी जोर से हंसा। अब भले ही तुम सांस नहीं ले पाओगे, तुम मुझे मारने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? लेकिन मैं तो वह दर्द महसूस करूंगा जो मेरे बेटे ने महसूस किया था। मैं इसी निराशा में मर जाऊंगा। हा 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 हा। पफ। एलेक्स गुस्से में था कि उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसने कहा जो खून पसीना था वह बैंगनी रंग का था और उसमें बहुत ही भयानक बदबू थी। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं जी रहा हूँ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे लाख टुकड़े कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ। हाँ, साकी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, पहले अपना ख्याल रखना। कौन? अचानक साकी को खतरा महसूस हुआ और वह चिल्लाई। उसके सामने एक काला भंवर दिखाई दिया और एक कठपुतली हाथ आगे बढ़ाती हुई दिखाई दी। उस हाथ की 5 अंगुलियों पर 5 ब्लेड जैसे तीखे पांव थे। ये देखकर साकी थोड़ा चौंक गई और पीछे हट गई। पंजा ने अपनी ओर युद्ध करने लगा, जिससे 5 चमकदार तलवारें बन गईं। हाँ, आप मुझे खत्म करने के लिए इस कमजोर कौशल का उपयोग करना चाहते हो? साकी तिरस्कारपूर्वक चिल्लाई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी मांसपेशियां धूप की तरह तन गईं। नष्ट करना। धमाका। साकी ने अपना दाहिना हाथ हवा में देखा, हालांकि वातावरण एक बहरा करने वाले विस्फोट के साथ फट गया। हवा का एक दबाव प्रवाह दिखाई दिया और 5 तलवार रोशनी की ओर बढ़ गया। धमाका। एक और भयानक विस्फोट हुआ, अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और हर जगह धूल छा गई। एक प्रचंड तरंग उत्पन्न हुई और एक ही लहर में फैल गई, जिससे चारों ओर की सारी धूल उड़ गई। साकी अब साफ साफ नकल को देख सकता था। वह लगभग 2 मीटर लंबी थी और उसका शरीर जोड़ों से भरा हुआ था, मानो वह किसी लकड़ी से बना हो। खास बात यह है कि इसका कोई चेहरा नहीं है और इसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे 2 पंख हैं। तुम कौन हो? साकी ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया। कठपुतली बोली, आवाज ऐसी थी जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हों। पुरुष और स्त्री में अंतर करना असंभव था। दानवराज। ये सुनकर साकी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह जोर से हंसी। हा 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 हा। दानव भगवान, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? तुम्हें लगता है कि उस कमीने जैसे कचरे के कारण ही राक्षस भगवान यहाँ प्रकट होंगे? मेरे साथ मजाक मत करो। अद्यतित अध्याय ऑन नोबल कॉम। जैसे ही साकी ने बोलना समाप्त किया, वह कठपुतली की ओर दौड़ी। दानव भगवान की कठपुतली ने आह भरी, ऐसा लगता है मैं इतने लंबे समय से छिपा हुआ हूं कि इन चींटियों को अब याद नहीं है कि मैं कौन हूं। कठपुतली ने अपने पंजे घुमाए और तलवारों की चमकदार रोशनी निकली। अनगिनत तलवारों की रोशनी ने साकी के सिर के ऊपर एक जाल बना दिया। जब साकी ने यह दृश्य देखा तो वह डरी नहीं। उसने भौहें सिकोड़ी, अपने हाथों को कस लिया और उसका शरीर उभर आया और उसकी मांसपेशियां धातु की तरह सख्त हो गईं। ये दृश्य थोड़ा कल्पना करना कठिन था क्योंकि साकी का चेहरा नहीं बदला था। यह एक कमजोर गोरी महिला का चेहरा था, लेकिन उसका शरीर टाइटन की तरह मांसपेशियों से भरा हुआ था। साकी चिल्लाई, उसकी आंखों से तेज लोहे और ठंडी जानलेवा मंशा से भरी रोशनी निकल रही थी। टकराना, 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 टकराना। तलवार की रोशनी सिका के शरीर से टकराई, जिससे उसने जो पोशाक पहनी हुई थी वह राख में बदल गई। हालांकि जब हल्की तलवार उसकी त्वचा को छूती थी तो केवल धातु के टकराने और चिंगारियों की आवाज सुनी और देखी जा सकती थी। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, यहाँ तक कि हल्की सी खरोंच भी नहीं थी। टाइटन, नहीं, तुम एक संकर हो। ये सही नहीं है, कठपुतली ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम एक विकसित मानव हो, है ना? क्या तुम अभी भी विकसित लोगों के बारे में जानते हो? ऐसा लगता है मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सिका ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके चेहरे पर कुछ हद तक उग्र मुस्कान दिख रही थी। हा 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 हा, मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया, ऐसा लगता है ये दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। कठपुतली बोली। अतीत में विकसित लोग केवल काल कोठरी में छिपने और सबसे कठिन काम करने का साहस करते थे, लेकिन अब आप सूर्य के प्रकाश में रहते हैं। ऐसा लगता है इस दुनिया को थोड़ी शुद्धि की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में एक राक्षस हो? तुम तो भेद भी नहीं सकते। सिका ने अचानक बोलना बंद कर दिया। फिर उसने अपना शरीर देखा, हालांकि इस बार उसके शरीर पर सिर नहीं था और उसकी गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। क्या मैं? सिका बुदबुदाया, हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मौत आ गई। कठपुतली सिका से 10 मीटर दूर खड़ी हो गई और तिरस्कारपूर्वक बोली, हाँ, मैं वास्तव में दानव भगवान हूँ। एलेक्स ये दृश्य देखकर चौंक गया। उसने दानव भगवान की कठपुतली को हिलते हुए भी नहीं देखा था। उसने बस देखा, सिका बोल रही थी, तभी उसका सिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिर गया। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से घटित हुई कि एलेक्स को लगा कि जो कुछ हुआ वह शायद उसका भ्रम मात्र था। एलेक, क्या तुम जीना चाहते हो? अब कठपुतली को अपने सामने खड़ा देखकर एलेक्स ने भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या तुम दानव भगवान हो? ये सही है। कठपुतली ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ये तीसरी बार है जब मैंने तुम्हें बचाया है। तीसरा? एलेक्स ने हैरानी से पूछा। पहली बार यह घटना उच्च श्रेणी के कुलीनों के सामने हुई थी, जब आपने फायर ड्रेक को क्रोधित कर दिया था। दूसरी बार यह घटना प्रतियोगिता के तीसरे दौर में हुई थी और अब ये तीसरी बार है। ये सुनकर एलेक्स ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। लिलिथ वापस आएगी, वह मुझे बचाएगी। क्या तुम्हें सचमुच उस पर भरोसा है? ये सही है, उसने मुझे बचाया, वह निश्चित रूप से उस कमीने लेथिल से इस बीमारी का इलाज पा सकती है। हा हा हा, मुझे लगता है कि तुम न केवल घमंडी हो बल्कि मूर्ख भी हो। मुझे डर है। लिलिथ अब लेथिल के बिस्तर पर लेटी हुई है और एक वेश्या की तरह उसकी सेवा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस कमीने से मेरी दवाई लेनी थी, एलेक्स ने दृढ़ता से कहा। हा हा हा, ठीक है, यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह आपको समय पर बचा सकती है।
क्यों? एलेक्स ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्योंकि तुम्हारी मूर्खता तुम्हें मौत के करीब ले आई है। आज के दिन तुम अवश्य मरोगे। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? उफ, इससे पहले कि एलेक्स अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मुंह में खून थूक दिया। मुझे लगता है कि तुम अपनी स्थिति को मुझसे बेहतर समझते हो। कठपुतली ने आगे कहा, तुम्हारी बीमारी इतनी जल्दी नहीं बढ़नी चाहिए थी। हालांकि ब्लैक रोज फ्लेम के तुम्हारे इस्तेमाल से बीमारी और भी तेजी से बढ़ रही है। काले गुलाब की लौ मूल रूप से एक प्रकार की आग है जो बेहद भयानक विषाक्त पदार्थों को ले जाती है। यह अस्थायी रूप से बीमारी को बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन यह आपके शरीर को अपने विषाक्त पदार्थों से थका भी देती है। जब ब्लैक रोज फ्लेम समाप्त हो जाती है तो रोग और अधिक प्रबल हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर अब रोग का प्रतिरोध नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है, इसलिए आपका जीवन भी छोटा हो जाता है। अब आपके पास केवल कुछ घंटे ही बचे हैं। हा। ये सुनकर एलेक्स दर्द से हंसा, उसका चेहरा निराशा और तिरस्कार से भर गया। हा, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने मेडोज की बातों पर विश्वास क्यों किया? हा। तो आप दानव भगवान, क्या लेथेल के पास वास्तव में इलाज है? ये सही है। दानव भगवान की कठपुतली ने सिर हिलाया और कहा, उसके पास वास्तव में वह दवा है। हालांकि मुझे लगता है कि वह तुम्हें इसे लेने नहीं देगा। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूरी नहीं। कठपुतली ने कंधे उचकाए और कहा, मैं केवल तब तक तुम्हारा जीवन बढ़ाने में मदद कर सकता हूं जब तक तुम लेथेल को हरा नहीं देते और उससे औषधि प्राप्त नहीं कर लेते। आपका क्या मतलब है? जब तुम सबसे मजबूत स्थिति में होगे तो मैं तुम्हारी ताकत और शरीर को पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कठपुतली ने एक सुनहरा रेत का चश्मा निकालते हुए कहा, ये जीवन का रेत का चश्मा है, इसका उपयोग बहुत सरल है। यह आपको कुछ और दिनों तक जीने में मदद कर सकता है। हालांकि जैसे ही जीवन का घंटा समाप्त होगा आप तुरंत मर जाएंगे। हालांकि ये वास्तव में मृत्यु नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा भी गायब हो जाएगी, इस दुनिया से सीधे गायब हो जाएगी। इसके बाद आपको किसी भी विधि से पुनर्जीवित या पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। क्या? एलेक्स डर कर चिल्लाया, मुझे इसकी क्या जरूरत है? चिंता मत करो, कठपुतली ने समझाना जारी रखा, इस रेत घड़ी की एक विशेषता है कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, यदि आप उस समय लेथेल से दवा लेते हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो यह आपकी जीवन ऊर्जा का केवल आधा हिस्सा ही लेगा। क्या आप दर्दनाक तरीके से मरने की तुलना में इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? ये सुनकर एलेक्स ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे स्वीकार है। मैं उस कमीने लेथेल को 1 लाख टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना जारी रखना चाहता हूँ। हा, बहुत बढ़िया। कठपुतली जोर से हंसी। तो अपने जीवन की अंतिम चुनौती में आपका स्वागत है। यदि आप सफल हो गए तो आपको एक नया जीवन मिलेगा। यदि आप असफल हो गए तो आप परिणाम जानते हैं, है ना? एलेक्स ने छालों और खून से लथपथ अपना हाथ रेत घड़ी की ओर बढ़ाया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में 2 ज्वालाओं के समान दृढ़ संकल्प था, जो घृणा और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। जैसे ही उसके हाथ ने घंटे को छुआ, उसमें से सूर्य की तरह चमकदार पीली आभा निकली। कुछ ही सेकंड बाद एलेक्स खड़ा हो गया, उसके शरीर पर अब कोई छाला या अन्य घाव नहीं था। एलेक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर में प्रचुर शक्ति और जीवन ऊर्जा महसूस की और संतुष्टि से मुस्कुराया। टकराना, अचानक घंटी बजी और पीली आभा बिखेरती एक घंटा घड़ी उसके सामने प्रकट हुई। घड़ी के अंदर की रेत नीचे की ओर बहने लगी। यद्यपि यह बहुत धीमी गति से हुआ, लेकिन एलेक्स यह अनुमान लगा सकता था कि 4 दिनों के बाद ऊपरी भाग की सारी रेत बहकर नीचे आ जाएगी। उस समय यदि उसे लेथेल से मारक औषधि नहीं मिलती तो वह गायब हो जाता। अच्छा, मैं अब लेथेल को ढूंढ लूंगा। क्या तुम मूर्ख हो? दानव भगवान की कठपुतली बोली। आपका क्या मतलब है? हा, एलेक्स, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। तुम्हारे भाग जाने के बाद क्या तुमने सोचा था कि लेथेल घर में ही रहेगा और तुम्हारे उसे मारने का इंतजार करेगा? कठपुतली की बात सुनकर एलेक्स ने अपने हाथ भींच लिए और गुस्से से बोला, तो मैं लिलिथ की तलाश करूंगा। जब तक वह और मैं सहयोग करते हैं, हम निश्चित रूप से मारक दवा पा सकते हैं। कठपुतली ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यह महसूस करते हुए कि एलेक्स बहुत मूर्ख था, इतना मूर्ख कि दानव भगवान अब उससे बात करना नहीं चाहता था। तुम ठीक हो? कठपुतली ने आह भरी और कहा, लिलिथ तुम्हें बचाना नहीं चाहती, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन जब मैं लेथेल से घिरा हुआ था तो उसने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये जानना है कि लिलिथ तुम्हें निश्चित रूप से बचा नहीं पाएगी। तुम्हारा मौका अगले 2 दिनों में आएगा, कठपुतली ने कहा। प्रतिभाओं की कांग्रेस, जीनियस कांग्रेस, वह क्या है? एलेक्स ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाएगा। जीनियस कांग्रेस का उपयोग सबसे मजबूत प्रतिभा का चयन करने के लिए किया जाता है, जिसमें दानव भगवान के खिलाफ अन्य प्रतिभाओं का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी क्षमता होती है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों का चयन किया। एलेक्स ने सिर हिलाया। कठपुतली ने आगे कहा, मैं तब जीनियस कांग्रेस में प्रवेश करने का मौका दूंगी। कांग्रेस के दौरान कालकोठरी में प्रतियोगिता का एक दौर शुरू होगा, जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा। जीवन या मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति की ताकत और जीने की क्षमता पर निर्भर करती है। जीने की कोशिश करने के लिए यह आपके लिए सबसे आदर्श स्थान है, क्या आप समझते हैं? ये सुनकर एलेक्स जोर से मुस्कुराया। हा, मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कालकोठरी में प्रवेश करते समय लेथेल वह मछली है जिसे मैं अपनी टूटी काट सकता हूँ, है ना? ये सच है। दानव भगवान की कठपुतली ने सिर हिलाया और कहा। हा, एलेक्स जोर से हंसा। लेथल, इस बार देखता हूँ इसलिए कौन चलता है। हा, मैं तुझसे हमेशा मार डालूंगा, तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा और तेरी स्त्री का बलात्कार करके उसे मार डालूंगा। अचानक एलेक्स ने दानव भगवान की ओर देखा। दानव भगवान, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वैसे भी मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सही है। तब बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे अपनी योजना के लिए तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम अभी भी जीवित हो तो मैं अपनी अधीनस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। ये सुनकर एलेक्स घृणापूर्वक हंसा और मन ही मन सोचने लगा, हम दानवराज, भले ही आप दानवराज हैं, फिर भी आप मूर्ख हैं। ठीक है, मैं अपने विकास के लिए आपकी आवश्यकताओं का उपयोग करूंगा। क्या आपको लगता है कि आप मुझे अपने हाथ की हथेली में पकड़ सकते हैं? मूर्ख, रुको, जब तक मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो जाता, मैं तो तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा और नष्ट कर दूंगा। हा, फिर मैं तुम्हें अपना पसंदीदा बना लूंगा। एलेक्स ने दानव भगवान की ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं।
बेशक दानव भगवान भी जानता था कि एलेक्स क्या सोचता रहा था। हर व्यक्ति का अपना विचार का तरीका होता है और हर व्यक्ति की अपनी योजना होती है। हालांकि केवल एलेक्स को पता नहीं था कि उसके साथ कोई भयानक घटना घटने वाली थी। अगले दिन लेथल जागा, उसने इरिटेलिस को अपनी छाती पर लेटा हुआ देखा और आह भरी। कल जानने के जाने के बाद वह साविस की नोटबुक पर खोज करना चाहती थी, तभी इरिटेलिस कमरे में दाखिल हुई और उसे लड़ाई जारी रख दिया। उन्होंने इरिटेलिस की पीठ थपथपाई और असमंजस में पूछा, क्या कल सुबह इतनी नींद नहीं मिली? इरिटेलिस ने निराश होते हुए जवाब दिया, हे, क्या हुआ? क्या तुम थक गए हो? अगर तुम थक गए हो तो मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने दूंगा। लेथेल, मुझे तो बस यही डर है कि तुम बहुत थक गए हो। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये कि काला खरगोश। हे, इरिटेलिस खुशी से मुस्कुराई, पहले तो ये बहुत थका देने वाला था, मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे संबंधों में टूट रहा हो। पोक, इरिटेलिस ने फुल से लेथल की छाती पर हाथ मारा और उदास होकर कहा, तुमने मेरे पहले प्रयास में बहुत कठोर व्यवहार किया था, इससे मैं बहुत थक गई थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। क्या तुम ये जानते हो? माफ करना। लेथेल ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसके पीछे चूमा। हाँ, इरिटेलिस ने मुंह बनाया, लेकिन फिर खुशी से मुस्कुराई, लेथेल, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। लेथेल को इतना चिंतित देखकर इरिटेलिस चौंक गई। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। लेथेल ने मजाक करते हुए कहा, बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम खूबसूरत हो और तुम चलना हो कि मेरी सेवा कैसे करनी है। बेशक मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वास्तव में इरिटेलिस की भावनाएं अचानक कम हो गईं। आपको मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं आपका नौकर और आपका दास हूँ, इसलिए मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए मैं एक साधारण गुलाम हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी नियति हो। अपने शेष जीवन में मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। ये सुनकर लेथेल ने अपना सिर झुकाया और इरिटेलिस की ओर देखा। हालांकि वह अभी भी उसका चेहरा नहीं देख रही थी, लेकिन वह लग रहा था कि वह रोने वाली है। उसने अपने शरीर को छूते हुए गले लगाया और धीरे से कहा, चिंता मत करो। तुम मेरी औरत हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरी दासी हो या नौकर। लेकिन इरिटेलिस ने कांपते हुए कहा, मेरे पास वासना की आंखें हैं, जो वासना की देवी की शक्ति है, आप मुझे क्यों नहीं देखते? असल में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसलिए क्यों नीची नजर से देखता हूँ, लेकिन इससे पहले कि लेथेल अपनी बात पूरी कर पाता, उसने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और उसे सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर दिया। इरिटेलिस की शहद के रंग की त्वचा उसे बेहद आकर्षक लगती थी और उसके आइस मिरर की तरह साफ थे। यद्यपि वह लिलिथ या एमलेथ लिखकर सुंदर नहीं थी, फिर भी उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम वेश्या हो। इसके विपरीत मेरे लिए उन आंखों का बहुत मतलब है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन इरिटेलिस कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लेथेल ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। तुम्हें यह भी पता है कि जब भी तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम थोड़े मजबूत हो जाते हो, है ना? लेथेल का सवाल सुनकर इरिटेलिस ने अपने होंठ भींचे और थोड़ा सिर हिलाया। ओम, मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंदर जादुई ऊर्जा काफी बढ़ गई है। मैं भी, मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है। लेथेल ने कहा, आपने ये भी कहा कि वासना की आंख ने मुझे अपने भाग्य के रूप में चुना है ना? इरिटेलिस ने बस सिर हिला दिया। फिर तो कहने को और कुछ नहीं है। चिंता मत करो, मैं अन्य प्रकार के कुलों जैसा नहीं हूँ। लेथेल की बातें सुनकर इरिटेलिस थोड़ा सहजता से मुस्कुराया। ओह, मुझे पता है। लेथेल भी ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। वह जानती थी कि इरिटेलिस के दिल में अभी भी बहुत सारे संदेह हैं और चाहे वह कितना भी कहे, वह उसके सारे संदेह को दूर नहीं कर सकती थी। वह जानती है, वह अपने कार्य से केवल ये साबित कर सकती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा उसे लगा कि इरिटेलिस उसके लिए ही पैदा हुई है। जब भी वह उसके साथ ऐसा करता है तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है और आगे बढ़ता है। इसके अलावा जब भी वह ऐसा करता है तो वह उसे ऊपरी जागरण जैसा महसूस कराता है। यद्यपि उसकी फिटनेस अन्य नौकरानियों के लिए अच्छी नहीं थी, तथापि वह एक डार्क एल्फ के रूप में एक कामोद्दीपक की तरह थी। अल्पविराम। इरिटेलिस के साथ कुछ देर तक होठों के बाद लेथेल ने अपना कपड़ा बदला। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, इरिटेलिस और लेथेल ने देखा कि अपना कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी। हे, अचानक तुम कब से मेरा इंतजार कर रही हो? लेथेल ने चौंक कर पूछा। इरिटेलिस ने अकना को मुंह बनाते हुए देखा। वह थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन तब तक असहज नहीं हुई जब तक वह और अकना पहली बार मिले थे। अकना ने बस इरिटेलिस की ओर देखा, फिर अपना सिर झुकाया और कहा, युवा स्वामी, मेरे पास आपको बताने के लिए एक खबर है। रानी ने आपसे मिलने के लिए सहमति व्यक्त की है। लेथेल ने सिर हिलाया। इरिटेलिस बहुत आज्ञाकारी थी। ये सुनकर कि लेथेल को कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, वह तुरंत चली गई। रुको, लेथेल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चौंक गई। हे मास्टर, आप। लेथेल ने स्टोरेज स्पेस से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, इरिटेलिस को दिया और कहा, ज्यादा मत खाओ, मोटा होना आसान है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तुरंत चली गई। इरिटेलिस ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोला। 6 गोल के अंदर बहुत प्यारे केक थे। हालांकि विशेष बात यह है कि प्रत्येक केक पर एक केक की एक प्रति होती है, जो इरिटेलिस के चेहरे के चिबी संस्करण के आकार में बनाई गई होती है। 6 केक उसके 6 अलग अलग भाव थे। हर भाव बहुत समान था, इतना समान कि इरिटेलिस अचानक खुशी से मुस्कुराहट। ऐसा पता चला, वह हमेशा मेरी ओर देखती रहती थी, मेरी हर अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से यादें रखती थी। लाथेल, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करना कैसे बंद कर सकता हूँ? इसके अलावा मैं ये प्यारे केक नहीं खा सकता। इरिटेलिस ने केक को ऐसे सहलाया जैसे वे बहुत कीमती चीजें हों, उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान झलक रही थी। अल्पविराम। इस समय अकना ने चलते हुए लेथेल की ओर देखा, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। अकना, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, युवा मास्टर, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आपने इरिटेलिस को क्या दिया। लेथेल, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है ना? अकना ने अपना सिर हिलाया। युवा स्वामी, मुझे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं बस थोड़ी जिज्ञासु हूँ। अगर तुम कहते हो कि तुम्हें ईर्ष्या करने का अधिकार नहीं है, तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? जिज्ञासा से तुम्हें उत्तर पाने में मदद नहीं मिलेगी। अकना ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। युवा मालिक, मैं। हा, जब तुम ईर्ष्या करती हो तो तुम बहुत प्यारी लगती हो, अकना।
लेथेल ने कहा और उसे दीवार के सहारे धकेल दिया। उसका हाथ धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठा रहा था। अखना ने उसे स्वप्नवत देखा। उसकी गीली आंखें उसे लुभा रही थीं, कह रही थी कि वह जो चाहे कर सकता है। युवा मालिक, अखना ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके मोटे होंठ मानो उसे आमंत्रित कर रहे थे। लेथेल ने बेशक उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तुरंत अखना को एक चुंबन देकर पुरस्कृत किया। सुबह के समय सूर्य की रोशनी दालान की खिड़कियों से अंदर तक आती है। ठंडी रात में थोड़ी सी भाप बच जाने पर दालान में आने वाली सूर्य की रोशनी और भी अधिक चमकदार और जादुई हो जाती है। इस रोमांटिक माहौल में एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को शहद जैसा मीठा चुंबन दे रहे हैं। इस स्थान से गुजर रहे अन्य नौकरों ने उन्हें देखा और तुरंत दालान के कोने में छिप गए। वाह, ये दृश्य निश्चित रूप से जीवन में दोबारा नहीं देखा जा सकता। ये सही है, ये पहली बार है जब मैंने कैप्टन अखना को इतना कमजोर देखा है। टस्क यंग मास्टर द्वारा दीवार के खिलाफ दबाया जाना, फिर हो, मैं भी उस एहसास को महसूस करना चाहता हूँ। चुप रहो, अपने आप को देखो, क्या तुम कैप्टन अखना जितनी सुंदर हो? जब मैं कैप्टन अखना का जिक्र करता हूँ तो मुझे तुरंत उन 4 नौकरानियों की याद आती है। वे पहले ही यंग मास्टर के साथ सो चुकी हैं। हो। चलो, हमें भी जल्दी से कोई मौका ढूंढना होगा, वरना जब तक यंग मास्टर को दूसरी बुरी औरतें खा न लें, हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। नौकरानियां दालान के कोने में इकट्ठा होकर जोर जोर से बातें कर रही थीं। लेथेल और अखना ने स्वाभाविक रूप से उनकी आवाजें सुनी, लेकिन परवाह नहीं की। फिलहाल वे केवल एक दूसरे की मिठास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक क्षण बाद दोनों अलग हो गए और अखना के चेहरे पर 2 अत्यंत सुंदर गुलाबी बादल दिखाई दिए, जिससे लेथेल को उन बादलों को काटने का मन हुआ। युवा मालिक, आप मुझे धमका रहे हैं? अखना ने शर्माते हुए कहा। हा, ये सही है, मैं तुम्हें धमका रहा हूं क्योंकि तुम मेरी औरत हो। क्या तुम अभी भी ईर्ष्या करती हो? मैं अखना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लेथेल ने उसके सामने एक और बक्सा बढ़ा दिया। ये है, इसे खोलकर देखो, लेथेल ने आत्मसमर्पण किया हुआ कहा। अखना ने उसकी बातें सुनी और डिब्बा खोला। उस मोहतरमा के अंदर भी 6 केक थे। हर केक पर क्रीम की एक परत लगी हुई थी जो अखना की प्यारी छवि थी। प्रत्येक छवि में उज्ज्वल भावना नहीं दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे के अंदर की आंखें अलग अलग भावनाएं दिखाती थीं। धन्यवाद अखना। हे, ये सुनकर आपने चौंक कर कहा, युवा स्वामी, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मुझे इस उपहार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, लेथेल ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद और मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। उसने बोलना समाप्त किया, अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे उसके माथे को चूमा। इस समय अखना अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में दबी यादों की धारा अचानक उभर आई। तभी वह धरती पर लेथेल की पत्नी के सामने खड़ी थी। उस समय अखना उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसे दिवालिया बनाने की हर संभव कोशिश की। जब लेथेल की पत्नी बंधक थी, तब अपने हाथ में एक तेज चाकू लिए हुए दिखाई दी। लेथेल की पत्नी ने उसे देखा और घृणा से मुस्कुराई। हा, मैंने सही अनुमान लगाया। कुतिया, तूने मेरे पति को बहकाया, अब तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम और मेरे पति दोनों कमीने हो। तुम लोग नरक में जाने के लायक हो। उस समय अखना ने काले रंग की हुडी और उसी रंग का स्वेट पैंट पहना हुआ था। उसके काले जानलेवा इरादे से भरी हुई थी जब वह लेथेल की पत्नी को देख रही थी। उसने कभी झूठ नहीं बोला। अखना ने कहा, मैंने कई बार उसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने मना कर दिया। असंभावित, तुम झूठ बोल रहे हो। लेथेल की पत्नी चिल्लाई। ये तुम्हारे ऊपर है। अखना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। न केवल तुमने उसे खुशी दी, बल्कि तुमने उसे धोखा भी दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ सो गई। मुझे उससे बहुत उम्मीद होती है। तुम्हारे पास इतना अच्छा आदमी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक अफेयर था। मैं हमेशा उसके प्यार पाने का सपना देखता हूँ, लेकिन मुझे वह नहीं मिल पाता। इसीलिए मुझे लेथेल की जगह लेनी होगी और तुम्हारे जैसी वेश्या को मारना होगा। क्या? लेथेल की पत्नी को अचानक कुछ एहसास हुआ। अपनी सारी संपत्ति खोने से उसे जो निराशा महसूस हुई, उसके कारण उसे एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि वह गलत थी। शुरू से ही वह खत्म थी। वुश, जब लेथेल की पत्नी कुछ सोच रही थी, अखना ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। उसकी गर्दन पर इतना गहरा घाव था कि उसकी स्वर्नली और रक्तवाहिकाएं दिखाई दे रही थीं। खून एक धार की तरह बह निकला, हर जगह फैल गया और यहाँ तक कि अखना के शरीर से चिपक गया। हालांकि अखना डरी नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। वह उदासीनता से लेथेल की पत्नी को देख रही थी जो जमीन पर लेटी हुई थी। उसके हाथ घाव को ढकने की कोशिश कर रहे थे और वह अविश्वास से अखना को देख रही थी। हालांकि 1 मिनट बाद ही उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका जीवन पूरी तरह से गायब हो गया। अखना ने बिना कोई भावना व्यक्त किए उस महिला को मरते हुए देखा। वह धीरे से बैठी, फिर अपने बैग में से एक बड़ी आरी निकाली। फिर उसने धीरे धीरे महिला के शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। महिला के शरीर को विच्छेदित करने के बाद अखना ने अगला काम शुरू किया, जिसमें महिला को सूप में पकाना शामिल था। अखना ने बिना किसी अपराध बोध के अपने सामने रखे सूप के बर्तन को देखा। उसने एक छोटी प्लेट में थोड़ा सूप निकाला, फिर उसे चखा। इसका स्वाद घिनौना है, उतना ही घिनौना जितना तुम्हारा व्यक्तित्व। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि तुम्हारे पास वह क्यों है और मेरे पास नहीं। अखना अचानक रोते हुए बुदबुदाया, लाथेल, मैंने उस महिला को मार डाला जो आपकी सराहना करना नहीं जानती थी। लेकिन मुझे सहज क्यों नहीं लगता? अगले अध्याय पूरी तरह से NOAL.com पर अपडेट किए जाएंगे। क्यों? क्या इसलिए कि तुम मेरे पास नहीं हो? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। उसे अचानक वह समय याद आ गया जब लेथेल ने निदेशक के सामने घुटनों के बल बैठकर, जो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, उससे लेथेल के कर्मचारियों के बेरोजगारी बीमा का पूरा भुगतान करने की विनती की थी। उन्हें यह भी याद आया कि जब लेथेल कंपनी से बाहर निकले थे तो उनके हाथ में एक कागज का डिब्बा था जिसके अंदर बेकार वस्तुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। कर्ज के कारण उसके पास कार भी नहीं थी। उस समय अखना उसके पीछे भागी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसके साथ रहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह बस थोड़ा सा मुस्कुराया और चला गया, जिससे उसका दिल टूट गया। अल्पविराम, अखना, क्या तुम ठीक हो? हे, मैं। अखना ने लेथेल की आवाज सुनी और चौंक गई। मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। युवा मालिक, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं इन्हें कैसे खा सकता हूँ? वे बहुत प्यारे हैं। हा, चिंता मत करो, तुम इन्हें खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी। वास्तव में? बेशक, लेथेल ने सिर हिलाया। जब तक तुम चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाने के लिए केक बनाऊंगी।
युवा मास्टर, अकना ने जल्दी से केक का डिब्बा अपने स्पेस बैग में रख लिया। लेथेल ने ये देखा और असमंजस में पूछा, क्या आप इसका स्वाद नहीं चखेंगे? मैं इन्हें बाद में चखूंगा। तुमने इन्हें बनाने में समय लगाया है, इसलिए मैं इन्हें जल्दी नहीं खा सकता। लेथेल कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह चुप रहा और अकना को जो करना था करने दिया। लेथेल और अकना गाड़ी में चढ़ गए। इस समय गाड़ी शाही महल की ओर जा रही थी। गाड़ी में अकना ने बोलना शुरू किया, युवा मालिक, आपको सावधान रहना चाहिए। रानी आपसे मिलने के लिए सहमत हो गई है, लेकिन वह आपकी योजना से सहमत नहीं हो सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? लेथेल ने उलझन में पड़कर भौहें सिकोड़े। आपने जो किया उसके कारण रानी आप में दिलचस्पी रखती हैं। हालांकि करोल बेट सेंटर रानी की आंखों में कांटा है, इसलिए वह किसी को भी उस जगह का प्रबंधन करने नहीं दे सकती। अकना का स्पष्टीकरण सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। ये देखकर केवल इतना ही आशा होती है कि चीजें और अधिक जटिल नहीं होंगी। वह ये चाहती थी कि राइन क्या करना चाहती थी, और वह ये भी चाहती थी कि लेथेल का व्यक्तित्व कैसा था। इसीलिए अकना को चिंता है कि लेथेल राइन के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। आपके पास एलेक्स और हैरिस के बारे में क्या जानकारी है? लेथेल ने पूछा। अकना ने सिर हिलाया और कहा, अन्य नौकरों ने जो जांच की उसके अनुसार एलेक्स भाग गया और साकी मारा गया। राक्षस राजा ने उसे बचाया। ऐसा लगता है, अकना ने उत्तर दिया, क्योंकि सभी संभावित मामलों को खत्म करने के बाद केवल दानव भगवान ही एलेक्स को बचाने में सक्षम है। और दानव भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जो एलेक्स के साथ अपनी भयानक बीमारी के डर के बिना बातचीत कर सकता है। लेथेल ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि तीसरे राउंड में क्या हुआ था। उस समय दानव भगवान भी प्रकट हुए थे, परंतु वह दानव भगवान की कठपुतली मात्र थी। चूंकि यह सिर्फ एक नकली था, इसलिए दानव भगवान स्वाभाविक रूप से उस भयानक बीमारी के संक्रमण से डर नहीं पाएंगे। लेथल को भी लग रहा था कि एलेक्स दानव भगवान की बुरी तरह बच जाएगा। अंततः उसने लगभग सभी परिदृश्यों को खत्म कर दिया था जिन पर एलेक्स जीवित रहने के लिए भरोसा कर सकता था, और अंत में केवल 2 परिदृश्य बचे थे जहां वह बच सकता था। सबसे पहले, ये दानव भगवान है, और दूसरी बात ये व्यवस्था है। हालांकि एलेक्स के पीछे एक प्राचीन आत्मा भी थी, लेकिन लेथेल को लगा कि एलेक्स को बचाने वाला सबसे अधिक दानव भगवान ही होगा। अंततः वह सही था। हालांकि लेथेल को लगा कि वह और एलेक्स निकट भविष्य में फिर मिलेंगे। हैरिस के बारे में क्या? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। अकना ने कहा, हैरिस को भी यह बीमारी एलेक्स से लगी थी। वह और एक अन्य रहस्यमयी महिला कल रात साम्राज्य छोड़कर चली गई। ये सुनकर लेथेल ने अपनी ठुड्डी रागी। जिस दिशा से वह गया है, आपको क्या लगता है वह कहां जाएगा? उनके निर्देशानुसार मुझे लगता है कि हैरिस 3 स्थानों पर जा सकते हैं, अकना ने बताया। सबसे पहले, ये प्राचीन व्यक्तित्व परिवार का शरण स्थल है। हालांकि जांच के बाद विश्लेषकों को लगा कि हैरिस वहां नहीं जा सकता। हैरिस और उस परिवार के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरा गंतव्य निराशा का जंगल है, लेकिन वहां भी किसी खजाने या उल्लेखनीय चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरा गंतव्य, हालांकि यह बहुत रहस्यमय है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि हैरिस यहीं पहुंचेंगे। अंधेरी गुफा। ये सुनकर लेथेल को अचानक हैरिस की प्रतिभा याद आ गई, जो एक प्रकार की प्रतिभा थी जो अंधेरे तत्व से संबंधित थी। और हैरिस से जुड़ी आत्मा भी उस तत्व अंधेरे राजा से मेल खाती है। अकना ने आगे कहा, किंगदंती के अनुसार डार्क गुफा में डार्कनेस स्पेस की ओर जाने वाला एक पोर्टल होगा। यहीं पर डार्कनेस किंग का निर्माण हुआ। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो डार्कनेस स्पेस की बदौलत डार्कनेस किंग अनगिनत प्राणियों के लिए आतंक बन गया। हालांकि कई खोजें आयोजित की गईं, अंत में किसी को भी अंधकार अंतरिक्ष का पोर्टल नहीं मिला। लोग तो ये भी सोचते हैं कि यह महज झूठ है, चूंकि अभी तक किसी ने भी अंधेरी गुफा या अंधकार अंतरिक्ष की ओर जाने वाले द्वार की खोज नहीं की है। हालांकि उसकी प्रतिभा और दूसरे दौर में जो हुआ उसके आधार पर यह बहुत संभव है कि हैरिस को डार्कनेस स्पेस के अस्तित्व के बारे में पता हो। इसके अलावा वह शायद ये भी जानता हो कि डार्कनेस स्पेस की ओर जाने वाला द्वार कहाँ है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसके लिए हैरिस एलेक्स जैसा नहीं था। हालांकि वे दोनों मुख्य पात्र हैं, फिर भी उसे लगता है कि हैरिस एलेक्स से कहीं अधिक चतुर और खतरनाक है। जबकि एलेक्स केवल सुंदर महिलाओं की डींग मारना और उन पर लालच करना जानता है, हैरिस खुद को छिपाने में सक्षम है और एलेक्स से अधिक धैर्यवान है। तीसरे राउंड में हैरिस ने लेथेल को घातक वार करने के लिए बेहोश होने का नाटक किया। सौभाग्य से उस समय लेथेल को शारीरिक क्षति का डर नहीं था, इसलिए वह उस हमले से बच गया। युवा स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि मैं हैरिस का पीछा करना जारी रखूं? अकना का सवाल सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या उसका पीछा करना अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है? क्या उसके बगल में खड़ी रहस्यमयी लड़की मजबूत है? बहुत मजबूत, अकना ने सिर हिलाया और कहा, सर्वेक्षण के अनुसार वह संभवतः एक शिकारी या तलवारबाज है और उसका स्तर 60 से 80 के आसपास है। चूंकि हमारे स्काउट्स ने उसे कभी लड़ते नहीं देखा है, इसलिए उसके बारे में कोई सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत खतरनाक है, लेथेल ने आह भरते हुए कहा। अगर आपको लगता है कि यह खतरनाक है, तो उसका पीछा करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। ये सुनकर अकना धीरे से मुस्कुराए। युवा मालिक, चिंता न करें। हमारे नौकरों के समूह में कुछ लोग हैं जो दूरस्थ निगरानी जादू का उपयोग करने में कुशल हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनके पास भागने के लिए पर्याप्त समय है। ये सुनकर लेथेल को थोड़ा और आश्वस्त महसूस हुआ। फिर उसने पूछा, करोल साम्राज्य से अंधेरी गुफा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यदि आप लड़ाकू वालेडम का उपयोग करते हैं, तो इसमें केवल 3 दिन का अभ्यास करें। अचानक उसे पता चला कि वह किस बारे में अंतर्निहित जा रहा था और उसने समझाना जारी रखा। हालांकि यंग मास्टर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हैरिस और रहस्यमयी महिला ने पैदल चलने का फैसला किया, इसलिए वहां पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लग गया। यह इस संभावना को ध्यान में रखे बिना रखा गया है कि मार्ग में उन्हें राक्षस का सामना करना पड़ सकता है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छी बात है, अब मुझे तैयारी के लिए और अधिक समय मिलेगा। बेशक वह अपने अवसर के लिए मुख्य पात्र के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। हालांकि एलेक्स एक ऐसा पुरुष मुख्य पात्र है जिसे वह निश्चित रूप से मारना चाहेगा। इसलिए भले ही वह इस अवसर के लिए हैरिस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, कम से कम लेथेल हैरिस को अंधेरे स्थान में प्रवेश नहीं कर सका। घातक पता है, जब तक हैरिस को अंधकार अंतरिक्ष में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, वह निश्चित रूप से मजबूत बनेगा और बदला लेने के लिए वापस आएगा। गाड़ी चलती रही और लेथल ने बाहर की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता और उलझन थी। अकना को उसे देखकर दुख हुआ। वह बस यही चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे, बिना किसी चिंता के।
हालांकि एलेक्स और हैरिस के आने से ऐसा लगता है जैसे लेथल गिलोटिन के नीचे नाच रहा है। युवा स्वामी, चिंता मत करो, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में किया था। अल्पविराम। शाही महल में स्थापित लेथल एकना के पीछे पीछे एक बहुत बड़ा संग्रहालय में गया। वह सोचती थी कि राइनी का उद्यान पहले से ही बहुत बड़ा था, इसे साम्राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कहा जा सकता था, लेकिन इसकी तुलना शाही उद्यान से नहीं की जा सकती थी। ये स्थान दुर्लभ जड़ी बूटी, सभी रंगों के दुर्लभ एलार और असंख्य फूलों से भरा हुआ था। ऐसी सुगंध से उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह स्वर्ग में है। युवा स्वामी, मैं आपका पीछा जारी नहीं रख सकता। मन की दो करने से कटी हुई दीवार से घिरी एक छोटी सी सड़क पर पहुंचकर अचानक बोल पड़ा। लेथेल को पता था कि यही एकमात्र रास्ता है जिस पर उसे जाने की अनुमति है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह उस छोटी सी सड़क पर करीब 100 मीटर तक चली और उसे एक छोटा सा दिखाई दिया। शराब के बीच में एक जगह थी जहां लोग चाय पीते थे। लेथेल ने तुरंत एक कुर्सी पर बैठी एक महिला को देखा, जिससे वह चौंक गई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह उस महिला से पहले भी मिल चुका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कहां और कब मिली थी। उनकी यादें धुंधली थीं, मनोकोहरे की वापसी से धुंधली थीं। यहाँ आओ, उस महिला की आवाज गूंजी, जिससे लेथेल वास्तविकता में लौट आई। वह आवाज सुनने में बेहद आसान थी, लेकिन उसमें एक तरह का अधिकार था, जिससे दूसरों को उसके पैरों में घुटने टेकने की इच्छा हुई। लेथेल उस महिला के सामने वाली कुर्सी पर चला गया और बैठ गया। इस समय उसे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाल आग की तरह लाल थे, होंठ भरे हुए थे और दो फीनिक्स जैसी आंखें थीं जिनमें ऐसी आग थी जो सब कुछ जला देगी। उसके शरीर की वक्रता भी अत्यंत उत्तम थी, जो उसके शानदार और उत्तम परिधान के पीछे छिपी हुई थी। हालांकि लेथेल थोड़ा घबराया हुआ और चिंतित था, लेकिन अपने पिछले जीवन में उसने भी कई लोगों के साथ बातचीत की थी और वह उच्च पदस्थ नेताओं से भी मिला था। इसीलिए इस समय भी वह शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, ये हमारी पहली मुलाकात है, मैं लेथेल हूँ। मैं रानी हूँ, कैथरीन ने धीरे से उत्तर दिया। उसका चेहरा अत्यंत उदासीन था, मानो लेथेल सिर्फ एक चींटी हो। लेथेल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, रानी। कैथरीन ने अपने हाथ से चाय का प्याला नीचे रख दिया और सीधे उसकी ओर देखने लगी, जिससे वह चिंतित हो गया। वास्तव में वह कई लोगों से मिले थे, लेकिन किसी में भी कैथरीन जैसी शाही आभा नहीं थी। इससे लेथेल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? कैथरीन की बातें सुनकर लेथेल ने अपनी लार निगल ली, फिर धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं निश्चित रूप से रानी को निराश नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं रानी को मुझे और फुक्सियन को विवाह अनुबंध प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। राइन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा। कैथरीन ने बिना किसी भावना के कहा, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ लेथेल। फुजियान वह है जो मेरी इच्छा और शक्ति को विरासत में प्राप्त करेगी। मुझे आशा है कि वह इस साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए अपने पूरे दिमाग का उपयोग कर सकेगी। हालांकि मैं तुम्हें विवाह अनुबंध दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसे रद्द भी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो कि तुम उसके लायक नहीं हो, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें इस दुनिया में रहने का पछतावा होगा। ये सुनकर लेथेल को ठंड का एहसास हुआ और वह कांप उठा। मैं समझता हूँ, लेथेल ने जवाब में सिर हिलाया। अच्छा, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा। लेथेल ने एक गहरी सांस ली, फिर भंडारण स्थान से एक वस्तु निकाली जो भाले जैसी दिख रही थी, लगभग 1 मीटर लंबी। कैथरीन ने जब उस वस्तु को देखा तो वह तुरंत चौंक गई। हालांकि ये केवल कुछ क्षण तक ही रहा, इसलिए लेथेल उसे पहचान नहीं सका। उसने उस अजीब वस्तु को अपने हाथ में लिया, मुस्कुराया और कहा, रानी, इस चीज को बंदूक कहा जाता है। इसकी शक्ति आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य हथियारों की जगह ले सकती है। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ी, लेथेल के हाथ में जो कुछ था उसे घूरा और धीरे से कहा, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेथेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अभी इसकी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ हूँ, आप इसे स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, कैथरीन ने कहा। लेथेल ने सिर हिलाया। उसने पहले से स्टोरेज स्पेस तैयार करने का एक लक्ष्य निकाला और उसे यहाँ से 100 मीटर से भी अधिक दूर एक स्थान पर रख दिया। कैथरीन ने घातक को जल्दी जल्दी अपना प्रदर्शन तैयार करते देखा और उसका दिल टूट गया। बेशक वह ये चाहती थी कि लेथेल ने कई दिनों तक खुद को अपने कार्यालय में बंद रखा ताकि वह एक बंदूक बना सके। पहले तो उसने सोचा कि वह कोई दुर्लभ वस्तु निकाल लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना भयानक हथियार निकाल लेगा। हालांकि कैथरीन को यह पता नहीं है कि लेथेल बंदूकें क्यों बनाया जा सकता है, लेकिन उसका मानना है कि वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी उसका दिल टूटा हुआ था। उसने अपने दिल में सोचा, लेथेल, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी जीवन का आनंद लो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो पड़े। बंदूक तैयार करने के बाद लेथेल कैथरीन के पास खड़ा हो गया, बंदूक खींची और पुनः लोड करना शुरू कर दिया। लेथेल ने एक विशेष शॉट निकाला। हालांकि इसका आकार सामान्य कॉल जैसा ही था, लेकिन इसमें वास्तव में एक खुला प्रकाश तत्व पत्थर था, जिसके बीच में एक छोटा सा प्रकाश बैंगनी धब्बा था। उसने बंदूक में गोलियां भरी, फिर बोल्ट खींचा। वह लक्ष्य 100 मीटर से भी अधिक दूर दिखाई दे रहा था। टोरकना, लेथेल ने ट्रिगर खींचा और गोली जोरदार बम के साथ सबस्ट्रेट से बाहर निकाला, साथ में सफेद धुआं भी निकला। गोली की गति बहुत भयानक थी। जैसे लेथेल ने ट्रिगर खींचा, कैथरीन ने देखा कि गोली दूरी पर लक्ष्य को भेदती हुई निकल गई। नहीं, ये कहना सही नहीं है कि इसका लक्ष्य भेद दिया गया, ये कहना सही है कि इसका लक्ष्य तोड़ दिया गया। तब लेथेल ने निराश होते हुए कहा, रानी, वह स्तंभ अत्यंत मजबूत लकड़ी से बना है, तथापि इस हथियार का उपयोग करके उसे आसानी से भेदा जा सकता है। इसके अलावा आक्रमण बल इतना शक्तिशाली था कि प्रभावित लगभग टूट गया। यद्यपि कैथरीन को बंदूकों की ताकत का पता था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लेथेल इस दुनिया में उस हथियार का सर्वोत्तम अनुकरण कर सके। यहाँ तक कि उसने उस हथियार को अपनी यादों में मौजूद बंदूक से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। कैथरीन वास्तव में आश्चर्यचकित थी, भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अत्यंत भयानक शक्ति वाला एक हथियार, लेकिन उन्नत जादू की तुलना में ये सिर्फ एक चिंता है। ये सही है। लेथेल को कैथरीन की तुलना में आश्चर्य नहीं हुआ। उसने भरोसा करते हुए पूछा, रानी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध संधि के अनुसार 50 या उससे ऊपर के स्तर का कोई भी अस्तित्व हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना? ये सुनकर कैथरीन की भौहें तन गईं, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, ये सही है। युद्ध परंपरा के अनुसार युद्ध सैनिकों और सामान्य साहसी लोगों के बीच होगी। उनकी कक्षा के अधिकांश लोग 50 या उससे कम स्तर के होंगे।
इसके अलावा यदि सैनिक और साहसी असफल होते हैं तो 51 से 79 रैंक वाले लोग अंतिम योद्धा की भूमिका निभाएंगे। लेकिन 80 या उससे अधिक स्तर वाले लोग केवल तभी लड़ते हैं जब युद्ध समाप्त होने लगता है। हालांकि लेथेल को यह समझ नहीं थी कि ऐसा युद्ध कैसे लड़ा जाता है, लेकिन वह केवल एक बात जानता था। वह मुस्कुराया और बोला, तो रानी, क्या आपको लगता है कि 50 स्तर से नीचे के सैनिकों और साहसी लोगों का कवच इस बंदूक की शक्ति का सामना कर सकता है? ये जानने के लिए आपको इसे आजमाना होगा, कैथरीन ने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, निशाना साधते समय अचानक एक कवच सामने आ गया। फिर उसने लेथेल को शुरू करने का इशारा किया। लेथेल को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बंदूक लोड की। उसे आधुनिक बंदूकों के तंत्र के बारे में नहीं पता था, हालांकि वह सबसे आदिम प्रकार की बंदूक राइफल के तंत्र को अच्छी तरह से समझता था। यद्यपि प्रत्येक शॉट को पुनः लोड करने की आवश्यकता होती है, लेथेल ने इसमें थोड़ा सुधार किया है, इसलिए पुनः लोड करने की प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है। आखिरकार उनके पास मूर्तिकला मास्टर रैंक बी का पेशा भी था, साथ ही साविस की मूर्तिकला चाकू और साविस की नोटबुक जैसी वस्तुएं भी थी, इसलिए वह ये काम आसानी से कर सकते थे। गोलियां बंदूक में भरी गईं, लेथेल ने सीधे कवच पर निशाना साधा, फिर ट्रिगर खींच दिया। टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ और गोली तुरंत ही कवच से टकराकर उसे आसानी से भेद गई। लेथेल ने यह दृश्य देखा और संतोष से सिर हिलाया। ऐसा लगता है, बंदूक नामक उस हथियार की शक्ति केवल कवच को भेद सकती है। कैथरीन अचानक बोल पड़ी। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि कई अन्य जातियां, यहां तक कि राक्षस भी होते हैं। विशेष रूप से सबसे बड़ी संख्या अभी भी ओर्क्स और छिपकलियों की है। ये दो ऐसी जातियां हैं जिनकी त्वचा सबसे मोटी है और प्रतिरोध भी सबसे मजबूत है। यदि आपका हथियार केवल उनके कवच को भेद पाता है, लेकिन उनकी मोटी त्वचा को भेद नहीं पाता, तो आप पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। लेथेल ने जब ये सुना तो उसे कोई चिंता नहीं हुई। वह सहयोग करने के लिए महारानी से मिलना चाहता था और बेशक उसने बहुत सावधानी से तैयारी भी की थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ फिर भी रानी, कृपया उस कवच को करीब से देखो। कैथरीन ने लेथेल को देखकर भौहें सिकुड़ी, उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। लेथेल ने जब ये देखा तो वह चौंक गया और उसने मन ही मन सोचा, अरे क्या मैंने उसे नाराज कर दिया? अय्या, जैसा कि रानी से अपेक्षित है, मैं उनसे लापरवाही से बात नहीं कर सकता। हालांकि कैथरीन के दिल में उसने अलग तरह से सोचा, जब लेथेल गंभीर था तो वह बहुत शांत और सुंदर था। उस आत्मविश्वास की सुंदरता मुझे वास्तव में उसे गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। ओह नहीं, मुझे शांत होना होगा, नहीं तो मेरी असली पहचान उजागर हो जाएगी। लेकिन लेथेल अभी बहुत सुंदर है। कैथरीन ने गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने अपना हाथ हिलाया और कवच तुरंत उसके सामने आ गया। उसकी खूबसूरत उंगलियां ऐसे हिल रही थीं जैसे वे नाच रही हों। इस क्षण कवच अचानक टुकड़ों में बंट गया, हवा में तैरने लगा। लेथेल ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सपना देखा, वाह, काश मेरे पास भी ऐसा जादू होता, तब मैं आलसी हो सकता। मैं पट बैठूंगा, अपना हाथ थोड़ा हिलाऊंगा और जो चाहूंगा वह पा लूंगा। कैथरीन ने अपने होंठ फूल से काटे क्योंकि उसे लगा कि लेथेल उसे गुदगुदा रहा है। लेथेल, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जितना ज्यादा तुम मेरी तरफ देखोगे उतना ही मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लेथेल की आंखों में आग लग गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने देखा कि मैं इतनी खूबसूरत हूं कि उसकी वासना भड़की हुई है और वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई? ठीक है, अगर वह मेरी ओर दौड़ा तो मुझे क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए या नहीं? या चलो साथ में थोड़ा सहयोग करें? नहीं, इससे वह और भी अधिक संदिग्ध हो जाएगा और इसके अलावा अगर मैं उसके साथ सहयोग करूंगी तो वह सोचेगा कि मैं एक गलत महिला हूं। या मुझे क्या चिल्लाना चाहिए? अपने मौतों को बुलाकर मुझे क्या चिल्लाना चाहिए? लेकिन इससे लेथल शर्मिंदा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं जानता। मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? कैथरीन बहुत चिंतित और शर्मिंदा थी, उसे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। हालांकि लेथेल की नजर से उसका शरीर गर्म हो गया, उसकी हृदय गति बढ़ गई और उसकी गाल आग की तरह लाल हो गई। लेथल ने अचानक हाथ पकड़ लिया और कैथरीन ने तुरंत अपनी शर्ट पकड़ ली। उसने मन बना लिया है, यदि उसे पिछले जन्म में वह अवसर नहीं मिला तो वह इस जन्म में कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि वह वास्तव में अपनी मां होने की सच्चाई का उपयोग करके उससे प्यार करवाना चाहती थी। हालांकि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वह खाने पीने की चीजों पर ध्यान नहीं देता। लेथल, इधर आओ, कृपया मेरा बलात्कार करो। महारानी, क्या तुमने कवच के अंदर विस्फोट देखा? यही शक्ति है, हे तुम्हारा और रिया। कैथरीन, लेथेल, कैथरीन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें मुझे इस कवच के अंदर के निशानों के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। लेथेल ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन जब उसने उसकी आंखें देखी जो उसे लाखों टुकड़ों में फाड़ने के लिए तैयार लग रही थी, तो वह तुरंत डर गया। अजीब बात है, अभी अभी मैंने उसे उसके साथ बलात्कार या ऐसा ही कुछ कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार किया है, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है या मेरी बातें गलत सुनी जा रही हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही हो सकता है, उसकी जैसी महारानी ऐसे अभद्र शब्द कैसे कह सकती है? लेथेल ने अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की, उसने अपना सिर झुकाया और कहा, क्षमा करें महारानी, मैंने बस गलत सुना। लेथेल को यह पुष्टि करते देख कि उसने गलत सुना है, कैथरीन ने राहत की सांस ली, कितना भाग्यशाली। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, मैंने सोचा था कि लेथेल यहाँ भेड़िया बन जाएगा। कैथरीन, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम महारानी हो, तुम महारानी हो। हाँ, कैथरीन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अपने मुंह पर काबू रखो। हाँ महारानी, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। लेथेल ने भी इस समय राहत की सांस ली, खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए कि कैथरीन ने उसे उसके शब्दों के लिए दंडित नहीं किया। कैथरीन भी शांत हो गई, उसने अपना ध्यान कवच के अंदर की ओर लगाया। अनगिनत दरारें दिखाई दी और उन दरारों से हल्की बैंगनी रोशनी भी निकल रही थी, लेकिन वह प्रकाश धीरे धीरे फ्लोरोसेंट पाउडर की तरह गायब हो गया। लेथेल ने अब एक गोली निकाली, उसे कैथरीन के सामने रखा और समझाया, यह एक सामान्य गोली है, ये प्रकाश तत्व पत्थर से बनी है, इसके अंदर बिजली तत्व का नाभिक है। जब यह फटेगा, लेथेल ने गोली में कुछ जादुई ऊर्जा डाली, फिर उसे दूर फेंक दिया। NO12.com पर अपडेट्स ढूंढें। धमाका, गोली फट गई और बाहर के टुकड़े बहुत तेज गति से इधर उधर उड़ गए। सबसे खास बात यह है कि अंदर का नाभिक फट गया और अनगिनत छोटी छोटी बिजली की बोल्टें निकलीं। हालांकि बिजली केवल क्षण भर के लिए चमकी, लेकिन कैथरीन उसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी।
मैं बिजली के तत्व को नाभिक के रूप में उपयोग करता हूँ। जब मैं जिसे गोली कहता हूँ वह फटती है तो नाभिक बाहर निकलता है, दुश्मन के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसे अंदर से पंगु बना देता है और नष्ट कर देता है। इसके अलावा हल्के पत्थरों के टुकड़ों में भी बहुत शक्तिशाली विध्वंसक शक्ति होती है और यदि यह गोली दुश्मन की त्वचा को भेदने में सक्षम हो तो यह उसके आंतरिक अंगों में तबाही मचा सकती है। ये सुनकर कैथरीन ने लेथेल की ओर देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, यह केवल उस स्थिति में संभव है जब आप जिसे गोली कहते हैं वो दुश्मन के बाहरी आवरण को भेद सके। क्या होगा यदि वह ऐसा नहीं कर सके? इस पर लेथेल मुस्कुराया। उसने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की बल्कि समझाना जारी रखा, महारानी, इस हथियार का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। नियमित अभ्यास से एक सामान्य व्यक्ति भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा पुनः लोड करने का समय ठीक है, आपको बस बंदूक के अंदर गोली डालनी है, फिर कुंडी खींचनी है, लक्ष्य पर निशाना लगाना है और ट्रिगर खींचना है। धमाका। महारानी, जरा सोचिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति युद्ध में इसका इस्तेमाल कर सके तो कैसा होगा? कैथरीन जानती थी कि लेथेल किस बारे में बात कर रहा था। जादू एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग केवल साहसी और जादूगर ही कर सकते हैं, बेशक हर कोई इसका उपयोग आसानी से नहीं कर सकता। और हाँ, युद्ध में आपके विरोधी आपके जादू के मंत्र पढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे। युद्ध में हर सेकंड पूरे युद्ध के लिए निर्णायक होता है। लेकिन बंदूक नाम की वह चीज अलग है। उसने लेथेल द्वारा किया गया ऑपरेशन भी देखा, ये बहुत तेज और सरल था और नुकसान भी बहुत ज्यादा था, रैंक दिया यहाँ तक कि डी जोड़ जादू के बराबर। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बंदूक का इस्तेमाल कर सकता है। यदि सभी लोग बंदूकों से लैस होते और लंबी दूरी से दुश्मनों पर हमला करते तो कैथरीन का साम्राज्य लगभग अजेय हो जाता। इससे वे आक्रमण करने और बचाव करने में सक्षम हो जाएंगे, इसलिए उनमें कोई कमजोरी नहीं होगी। इससे इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है, क्या होगा यदि गोली दुश्मन को भेद न सके? यदि एक गोली पर्याप्त न हो तो 2 गोलियां, 10 गोलियां या 100 गोलियां? कैथरीन ने अपना सिर झुकाकर लेथेल की तरफ देखा। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई भावना नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह बेहद खुश थी। वह हर किसी को बताना चाहती थी, वह मेरा बेटा है, यह मेरा आदमी है। क्या आप उसके द्वारा किए गए आश्चर्य, महानता और चमत्कारों को देखते हैं? कैथरीन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया और पूछा, तो आप शायद यहाँ सिर्फ उस हथियार की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, है ना? ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, महारानी, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस महाद्वीप पर कोई भी इस प्रकार का हथियार नहीं बना सकता है। ये तकनीक केवल मेरे पास है और हाँ, मैं आपको हथियार भी मुहैया करा सकता हूँ। ये सुनकर कैथरीन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इसके विपरीत उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? जब तक यह मेरी क्षमताओं और सीमाओं से परे न हो, मैं इसे तुम्हें दे सकती हूँ। हालांकि उसने ये कहा, कैथरीन अपने दिल में चिल्ला रही थी, कहो जो भी तुम चाहो मेरे बेटे। अब यदि तुम कहो कि तुम मुझे चाहते हो तो मैं भी अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दूंगी। लेथेल मुस्कुराया और सिर हिलाया, महारानी की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको शर्तें देने की हिम्मत नहीं कर सकता। कैथरीन, क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो, औरत, तुम मेरी हो जाओगी या ऐसा ही कुछ। जल्दी करो, मैं अब और नहीं रोक सकता। लेथेल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महारानी, मैं आपको ये हथियार प्रदान कर सकता हूँ, हालांकि मेरे पास आपके साथ विनिमय करने के लिए कुछ है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह एक आदान प्रदान है या अधिक सटीक रूप से कहें तो एक लेन देन है और आप और मैं एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। लेथेल ने समझाया, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे बस महारानी से यह चाहिए कि वे मुझे निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति दें। सबसे पहले, मैं आपको हथियार उपलब्ध करा सकता हूँ, लेकिन मात्रा सीमित है। वर्तमान में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस प्रकार के हथियार का उत्पादन करना जानता हूँ, हालांकि मेरी ताकत सीमित है, इसलिए मैं बहुत अधिक और बहुत तेजी से उत्पादन नहीं कर सकता। मैं हर महीने आपको केवल 50 बंदूकें ही उपलब्ध करा सकता हूँ। बेशक आपको मुझे कच्चा माल भी उपलब्ध कराना होगा। बेशक, कैथरीन ने सिर हिलाया, ये शर्त बहुत सरल है। आखिरकार हम इस समय शांति के दौर में हैं, इसलिए प्रगति बहुत धीमी नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, जैसे सोने के सिक्के, सुंदर महिलाएं या उपाधियां। रुको, लेथेल मुस्कुराया और कहा, महारानी, आपको सुनना चाहिए कि मैं आगे क्या चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नीलामी केंद्र क्षेत्र के नवीनीकरण और संचालन का पूर्ण अधिकार दें। बकवास, बकवास, कैथरीन चिल्लाई, उसका चेहरा अब ठंडा और जानलेवा इरादे से भर गया था। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? कैथरीन अब सचमुच क्रोधित थी, इसलिए नहीं कि यह एक स्वायत्त क्षेत्र था या इसलिए कि उसे डर था कि लेथेल विद्रोह करने का इरादा रखता है। उसे डर था कि अगर लेथेल ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसे मर्चेंट एसोसिएशन का निशाना भी बनाया जा सकता है, जिससे वह खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा उस इलाके में बहुत सारे खतरनाक अपराधी हैं। हालांकि नौकरानियां उसकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन कैथरीन नहीं चाहती थी कि लेथेल को कोई परेशानी हो, इसीलिए वह इतनी क्रोधित हो गई। लेथेल भी कैथरीन को गुस्से में देखकर चौंक गया। उसने जल्दी से समझाया, महारानी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मेरे पास एक तरीका है जिससे उस खतरनाक जगह को ऐसी जगह में बदला जा सकता है जहां अंतहीन नकदी प्रवाह पैदा हो। कैथरीन ने ये सुना और थोड़ा झिझकी। उसने लेथेल की तरफ देखा कि वह बहुत आत्मविश्वासी था और आह भरते हुए बोली, बात करते रहो। लेथेल ने सिर हिलाया, महारानी, इस साम्राज्य में किस तरह का व्यवसाय निषिद्ध है? कैथरीन ने एक पल सोचा, फिर बोली, कई तरह के व्यवसाय प्रतिबंधित हैं। पहला है वेश्यावृत्ति, हालांकि कई जगहें ऐसी भी हैं जहां महिलाओं के शरीर पर व्यापार होता है। हालांकि हमने प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी कई स्थानों पर अब भी कारोबार जारी है और बेशक वे गुप्त रूप से कारोबार करते हैं, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगला चरण है गुलामी का। यद्यपि मैंने इस प्रकार के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकांश कुलीन लोग इसे स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा ये व्यवसाय पद्धति न केवल इस स्थान पर बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी मौजूद है। हम इस व्यवसाय पद्धति को जारी रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तीसरा प्रकार जुआ है। ये वह चीज है जिससे मैं सबसे अधिक नफरत करता हूँ, इसलिए मैंने इसे इस साम्राज्य से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेथेल ने ये सुना और मुस्कुराया, महारानी वास्तव में दूरदर्शी हैं, आपने जो किया वह बहुत सही था। बस यहाँ के लोग अभी तक आपके काम के लाभों को नहीं देख पा रहे हैं। मुझे आशा है आप उन्हें दोष नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से साम्राज्य के निवासियों को दोष नहीं देती।
कैथरीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं केवल अपने आप को दोषी मानती हूँ कि मैं इस साम्राज्य को बेहतर ढंग से विकसित करने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए। महारानी, अगर मैं कहूँ, मैं एक जुआ व्यवसाय विकसित करना चाहता हूँ, तो आप क्या सोचती हैं? लेथेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूछने के बाद उसे भी चिंता होने लगी। वह जानता था कि कैथरीन उतनी मिलनसार नहीं है, जितनी दिखती है। हर कोई जानता है कि कैथरीन किस प्रकार की व्यक्ति है, और यह भी संयोग नहीं है कि लोग उसे लाल महारानी कहते हैं। इस तथ्य के अलावा कि उसके बाल आग की तरह लाल थे, वह भी थी जिसने साम्राज्य के केंद्रीय चौक को कुलीनों और शाही परिवार के खून से लाल रंग में रंग दिया था। एक ही दिन में 5000 से अधिक कुलीन, शाही परिवार के सदस्य और उनके विरोधी मारे गए। उनके शवों को केंद्रीय चौक में एक छोटे से पहाड़ पर ढेर कर दिया गया। उनका खून नदी में बहा दिया गया, जिससे वह जगह लाल हो गई। यद्यपि यह घटना 200 वर्ष से भी अधिक पहले घटित हुई थी, फिर भी लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कभी-कभी लोग केंद्रीय चौक में टूटी ईंटों से खून बहता हुआ देखते हैं। इसीलिए शाम के समय कोई भी केंद्रीय चौक के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये बात ही यह जानने के लिए पर्याप्त है कि महारानी कैथरीन किस प्रकार की व्यक्ति थी। ऐसा लगता था कि उसकी नज़र में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं थे, उसकी नज़र में केवल दुश्मन और सहयोगी थे। कैथरीन को सोच में डूबा देखकर लेथेल अचानक कांप उठा। उसे लगा जैसे वह गिलोटिन के नीचे नाच रहा हो। हल्की हवा से ही गिलोटिन काम करने लगता, उसके पास पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं था। कुछ देर बाद कैथरीन ने कहा, मुझे अपनी योजना के बारे में थोड़ा और बताओ। लेथल अभी भी चिंतित थी, लेकिन उसने फिर भी शांत होने और बनाने की कोशिश की। वह क्षेत्र एक स्वायत्त क्षेत्र है। यदि मैं वहां कैसीनो स्थापित करता हूं, तो ये करोल केवस का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए रानी के सम्मान को कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक, मैं ये काम अपने लिए लाभ कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। एक अच्छे कैसीनो व्यवसाय को बनाए रखने और चलाने के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए एक विशाल संगठन की आवश्यकता होती है। करोल साम्राज्य जितना मजबूत और भरोसेमंद कोई संगठन नहीं है। मैं उस स्वायत्त क्षेत्र में एक कैसीनो व्यवसाय चलाऊंगा, जबकि आप ऑपरेशन की सुरक्षा और निगरानी के लिए अपनी सेना भेजेंगे। NO12.com पर अपडेट्स खोज। लाभ का 70% दिया जाएगा, मुझे केवल 30% चाहिए। आप न केवल उस अस्थिर क्षेत्र का प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि आपको धन का एक नया स्रोत भी मिल सकता है। निस्संदेह, यदि साम्राज्य का शासन होता तो अपराध निश्चित रूप से संकट पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर कैथरीन की भौहें तन गईं, लेकिन अंदर से वह उस समय बेहद उत्साहित थी। वाह, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा सबसे होशियार है। मैं अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मोहा मोहा मोहा। कैथरीन ने आह भरी, फिर कहा, आपकी योजना बहुत अच्छी है, हालांकि कैसीनो चलाना आसान नहीं है। इसके अलावा क्या आपको विश्वास है कि मिकोनिया इसे स्वीकार करेगी? लेथेल ने उत्तर दिया, बिल्कुल। वह और मैं एक समझौते पर पहुंच गए हैं, वह निश्चित रूप से मेरे साथ सहयोग करेंगी। कैथरीन ने अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। वह हाव भाव बहुत ही नेक और प्रिय थे। कांच के किनारे पर चमकदार लाल लिपस्टिक का निशान छोड़ने के बाद उसने धीरे धीरे कांच के नीचे रखा और कहा, मैंने सुना है आपने स्प्रिंग पैलेस के जीर्णोद्धार के लिए टिनरिस के साथ भी सहयोग किया था, है ना? अरे, लेथल चौंक गया और उसने शर्मिंदागी से कहा, ये उसने और मैंने वास्तव में सहयोग किया है, ये सिर्फ मुझे नहीं पता कि यह योजना सफल होगी या नहीं। ये कहने के बाद लेथेल को लगा कि कैथरीन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वह महज टिनरिस के साथ सहयोग की बात कर रही थी, लेकिन वह पहले से ही यह जानती थी। लेकिन लेथेल को ज्यादा चिंता नहीं थी, अंततः उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वह देशद्रोह या अवैध व्यापार भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। कैथरीन ने लेथेल की ओर देखा, आप एक अनिश्चित और अपराधग्रस्त क्षेत्र में विश्वास के साथ कैसीनो व्यवसाय चला सकते हैं, लेकिन आप वेश्यावृत्ति में आश्वस्त नहीं हैं। यह अजीब है, तुम मुझे संदिग्ध महसूस करते हो। अरे, लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, अंत में आह भरी और कहा, वास्तव में कैसीनो का व्यवसाय बहुत कठिन नहीं है, ये बस कुछ परेशानियों पर निर्भर करता है। और वेश्यालय की व्यवसाय पद्धति को बदलना, हालांकि यह सरल लगता है, बहुत कठिन है। व्यापार के तरीकों में बदलाव का कोई उल्लेख नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि वेश्याएं बदलाव को स्वीकार करती हैं या नहीं। यदि वे अपना वर्तमान जीवन बदलना चाहते हैं, तो वे बदलने और अनुकूलन करने का प्रयास करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि उनका वर्तमान जीवन बहुत अच्छा है, तो हम उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कैसीनो अलग है, यह एक स्वायत्त क्षेत्र है और नियम हमारे द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वहाँ के लोग अधिकतर अपराधी हैं, इसलिए हम अपनी शक्ति का उपयोग करके उन पर आसानी से शासन और प्रबंधन कर सकते हैं। कैथरीन ने ये सुना और सिर हिलाया, आपने जो कहा वह बहुत बढ़िया है। नए हथियारों से लेकर स्वायत्त क्षेत्र में बदलते व्यापार के तरीकों तक सब कुछ सही लगता है। हालांकि अचानक लेथेल को लगा कि आसपास का वातावरण इतना भारी हो गया है कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। कैथरीन से निकलती जानलेवा आभा इतनी ठंडी थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बर्फ के तहखाने में है। लेथेल, क्या तुम में मेरे साथ सहयोग करने की बात करने की योग्यता है? कैथरीन की ठंडी आवाज गूंजी, जब तक मैं चाहूं, मैं तुम्हें हथियार बनाने की विधि सौंपने के लिए मजबूर कर सकती हूं। जब तक मैं चाहूं, मुझे उस स्वायत्त क्षेत्र में व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं अधिक भरोसेमंद लोगों को ये काम करने दूंगा। अगर मैं चाहूं तो लेथेल, मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचलकर मार सकता हूं। इस समय लेथेल सचमुच सांस नहीं ले पा रहा था। यह इतना भयानक था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर दबा हुआ है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह घुटनों के बल बैठ गया। उसका पसीना बह निकला और उसकी कमीज भीग गई। इस समय वह हिल नहीं सकता था, उसे लगा कि मौत उसके बगल में खड़ी है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा ताकि तुम साबित कर सको कि तुम मेरे साथ सहयोग करने के योग्य हो। कैथरीन के ये शब्द कहने के तुरंत बाद लेथेल ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर दबाव धीरे धीरे गायब हो गया और वह फिर से सामान्य रूप से सांस लेने लगा। 2 दिन बाद जीनियस कांग्रेस है, जो हर 10 साल में एक बार आयोजित होती है। अगर आप चैंपियनशिप जीतते हैं, तो मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस साम्राज्य से अनेक लाभ भी दे सकता हूँ। ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, महारानी, मैं मना कर सकता हूँ? कैथरीन ने उसकी ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और कहा, अंदाजा लगाओ। लेथेल कांप उठी, उसकी आंखें मानो कह रही थीं, अगर तुम मेरी अवज्ञा करोगे, मर जाओ। उसने मुंह में लार भर ली, आह भरी और बोला, महारानी, मुझ में न तो कोई प्रतिभा है, न ही मेरा कोई उच्च पद है। मेरी वर्तमान स्थिति राइन की बदौलत है, कृपया एक बार फिर सोचिए, महारानी।
लेथेल, कैथरीन की ठंडी और धमकी भरी आवाज फिर से गूंजी, क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? नहीं, क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेथेल। कैथरीन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास मना करने का मौका है? लाथेल, यह कोई प्रस्ताव नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ सूचित कर रहा हूँ, तुम मना नहीं कर सकते। ये सुनकर लेथेल हताश हो गया। उसने सोचा कि एक ऐसा हथियार लेकर चलना जो इस दुनिया में पूरी युद्ध स्थिति को बदल देगा, कैथरीन की दिलचस्पी जगाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि वह गलत था। नहीं, वह गलत नहीं था, लेकिन फिर भी यह कैथरीन को उसके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः लेथेल ने आह भरकर कहा, जैसा आदेश दिया गया, रानी। अच्छा, कैथरीन अब संतुष्टि से मुस्कुराई और बोली, ये निमंत्रण है, 2 दिन बाद इसे शाही महल में ले आओ। यदि आप खराब प्रदर्शन करते हैं या जानबूझकर असफल होते हैं, तो मैं आपको और आपके सभी प्रियजनों को इसके परिणाम भुगतने दूंगा। क्या तुम समझ रहे हो? लेथेल ने दांत पीसकर सिर हिलाया, मैं समझ गया। अच्छा, बाहर निकलो। ये सुनकर लेथेल ने आह भरी और उठ खड़ा हुआ, फिर भारी कदम उठाता हुआ बगीचे से बाहर चला गया। ये देखकर कि लेथेल यहाँ से जा चुका है, कैथरीन ने अचानक राहत की सांस ली, फिर थककर कुर्सी पर पीछे झुक गई। अकना, फुक्सियन, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने लेथेल से बहुत कठोरता से बात की? कैथरीन अचानक बोल पड़ी। इस समय अकना और फुक्सियन एक झाड़ी के पीछे से बाहर आए, फिर उसके सामने चले गए। तब अकना बोली, महारानी, मुझे लगता है कि युवा मास्टर आपकी बातों की परवाह नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि उसे आपकी बातें बहुत ज्यादा नहीं लगेंगी। आखिरकार आप महारानी हैं, इसलिए ऐसा कहना सामान्य बात है। इसके अलावा अगर आपने ऐसा नहीं कहा होता तो मुझे डर है कि यंग मास्टर जीनियस कांग्रेस में भाग नहीं लेते। आप जो कहते हैं वह बहुत उचित है। कैथरीन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि लेथेल की क्षमता बहुत अच्छी है, बस वह थोड़ा आत्मकेंद्रित है। मैं उसे और अधिक आत्मविश्वास देना चाहता हूं और सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा नेता है। लेकिन अकना ने अब धीरे से कहा, जीनियस कांग्रेस में कई जीनियस भाग ले रहे थे, यहां तक कि लुमियर चर्च के पवित्र पुत्र भी। मास्टर, क्या आप सच में चाहते हैं कि लेथेल जीनियस कांग्रेस में भाग ले? यह उसके लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा चूंकि लेथेल दबाव में भाग ले रहा है, मुझे डर है कि वह उस प्रतियोगिता में अपना पूरा विवेक नहीं लगाएगा। कैथरीन ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं अपने बेटे के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। उनमें अच्छी प्रतिभा है, अच्छा व्यक्तित्व है, अपार संभावनाएं हैं और वे बहुत बुद्धिमान हैं। वह अन्य प्रतिभाओं का नेतृत्व करने में सक्षम है। इसके अलावा उस कालकोठरी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्तर अधिकतम 50 तक सीमित होगा, कोई भी उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। उस कालकोठरी के अंदर भी कई अवसर हैं जो लेथेल को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मास्टर, आपका क्या मतलब है? अकना अचानक बोली, वासना की देवी का निशान। ये सही है। कैथरीन ने सिर हिलाया, वासना की देवी के पास एक अत्यंत भयानक प्रतिभा है जिसके कई लोग सपने देखते हैं। वासना का चक्रव्यूह किंवदंती के अनुसार वासना के भंवर को वासना के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, हालांकि आम लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल वासना की देवी के अनुयायी ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या संयोग है कि जिस लड़की को लेथेल ने खरीदा है वह वासना की देवी की अनुयायी है? कैथरीन मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं लगता कि यह एक संयोग है। यह एक संकेत है कि लेथेल चुना गया है, वह निश्चित रूप से फिर से चमत्कार करेगा। ये सुनकर चौंक गई, उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना संयोग होगा। क्या ये हो सकता है कि लेथेल वास्तव में चुना गया है? ऐसा लगता है, चले एलेक्स को कई किस्मत वाले इसलिए धीरे धीरे भाग्यशाली होता जा रहा है। यही कारण है कि कैथरीन ने आगे कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेथेल इस जीनियस कांग्रेस में भाग लेगी। मेरी उम्मीद है कि वह चैंपियनशिप जीतेगी और वर्ल्ड ऑफ लास्ट हासिल करेगी। अखना ने सिर हिलाया, मैं समझ गया गुरुजी। कैथरीन ने कुछ सोचा, फिर एक सुनहरा कार्ड निकालकर कहा, इस कार्ड का उपयोग करें, भंडार में जाएं और 1000 बिजली तत्व पत्थर प्राप्त करें, जितना ऊंचा रैंक उतना ही बेहतर, इसे लेथल को दे दें। यह मास्टर अपना हकलाते हुए बोली, ये साम्राज्य का खजाना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे अधिकारी आपत्ति करेंगे। हाँ, ऐसा क्या लगता है कि मुझे उन चिंटियों की बातों से कोई फर्क पड़ता है? कैथरीन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, खजाना भी मेरे द्वारा भरा जाता है। मेरे बेटे के लिए खजाने का उपयोग करने में क्या बुराई है? इसके अलावा मेरा बेटा जीनियस कांग्रेस में सबसे चमकता सितारा बनेगा, जो इस साम्राज्य का गौरव भी है। यदि वे आपत्ति करने की हिम्मत करें तो उनसे कहो कि वे मुझसे मिलें। मैं समझ गया गुरुजी। अखना ने सिर झुकाकर कहा और तुरंत चली गई। कैथरीन ने अब फुक्सियन की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, फुक्सियन, तुम क्या आश्वस्त